नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 की ऑफिशियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में। और जैसा कि इस बार से आयोग ने भाई डिसाइड किया है कि एक साल के अंदर ही वैकेंसी पूरी करानी है। इसका मतलब अब हर बार यूपी पीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया करेगा जनवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, उसका प्रीलिम्स एग्जाम करीबन मार्च अप्रैल में हुआ करेगा, उसका मेंस एग्जाम करीबन जुलाई अगस्त में हुआ करेगा, और फाइनली उसका जो है इंटरव्यू करीबन सितंबर अक्टूबर तक करा के ईयर के एंड तक रिजल्ट भी दे दिया करेंगे। तो यूपी पीएससी आयोग बहुत ही ज्यादा डायनामिक बन चुका है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लगातार लेता जा रहा है। अगर किसी को भी पीसीएस की तैयारी करनी है उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। सब कुछ इसमें बताया गया है कि भाई पीसीएस का सिलेबस क्या होता है, तैयारी में कितना टाइम आपको देना चाहिए, 3 स्टेज स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन सी टाइप की पोस्ट होती हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। ठीक है, सारी चीजें इसमें मैं बताने जा रहा हूं, पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। जिन जिन लोगों को यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी पूरी अभी से शुरुआत करनी है और इस तरह से करनी है कि सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट है सिलेक्शन लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इस एग्जाम का यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। ये 3 स्टेज की प्रोसेस है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, ये एक एलिमिनेशन स्टेज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोग ये चेक करता है कि भाई कौन कौन से लोग मेंस दे रहे हैं, और प्रीलिम्स के मार्क्स कभी भी रैंकिंग जो फाइनल रैंकिंग होती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और जीएस वाले पेपर से ही कट ऑफ होता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सीसेट दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसी में 100 क्वेश्चन में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल आता है। लेकिन सीसेट वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और सीसेट वाला पेपर हमेशा क्वालिफाइंग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33% नंबर लाने हैं बस। सीसेट के पेपर में सिर्फ उतना ही करना है जितने से आपका क्वालिफाई हो सके, उससे ज्यादा उसमें नहीं करना है। तो ये हो गया पूरा प्री। लेकिन प्री के मार्क्स से फाइनल रैंक नहीं मिलती है। जितनी भी पीसीएस की पोस्ट है सबके लिए मैं बता रहा हूं, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू 3 स्टेज की प्रोसेस है। जब आप लोग प्री में सिलेक्ट हो जाते हैं, प्री में कितने लोग सिलेक्ट होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनका सिर्फ 15 गुना लोग प्री में सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, तो 15 गुना लोग प्री में सिलेक्ट होकर मेंस में चले जाते हैं। मेंस में है 1500 नंबर। यही सब कुछ है, यही पूरी कृपा अटकी है। ठीक है, मेंस में क्या होता है कि जीएस 1 से लेकर 6 तक के 6 पेपर होते हैं। हर पेपर 200 नंबर का होता है और करीबन उसमें 20-20 सवाल आते हैं। 8-8 नंबर के 10 और 12-12 नंबर के 10, 125 वर्ड के 8 नंबर वाले होते हैं, 200 वर्ड के 12 नंबर वाले होते हैं। तो 6 पेपर हो गया जीएस के, यानी कि 1200 नंबर के, 200 नंबर का हर एक पेपर। 150 का ऐसे, 150 का सामान्य हिंदी। यहां पे ये जरूरी बात समझने की है कि सामान्य हिंदी जो मेंस में पेपर होता है पीसीएस में, इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 1500 नंबर का यहां पे इस तरह से मेंस हो गया, 1200 का जीएस, 6 पेपर 200 के। ठीक, 150 ऐसे, 150 हिंदी, तो 1500 नंबर का हो गया मेंस। यहीं पे सब कुछ है, पूरा नॉलेज टेस्ट आपका यहीं से होना है। कोई भी जो रैंक है उसमें पूरा यहां के ही मार्क्स डिसाइड करते हैं आपको कि कौन सी रैंक आप पा रहे हैं। उसके बाद में जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में कितने लोग क्वालिफाई किए जाते हैं? जितनी पोस्ट होती हैं उनका 3 गुना। तो मेंस से कितने लोग सिलेक्ट होंगे? सिर्फ पोस्ट का 3 गुना। फिर उन सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर आपने प्री और मेंस की तैयारी इस वाले 3 स्टेज स्ट्रेटजी के वीडियो के हिसाब से पूरी करी है तो अपने आप इंटरव्यू के काबिल आप बन जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि भाई इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो पर्सनालिटी कोई रातों रात जो है नहीं बन सकती है। पर्सनालिटी एक तो ये टेस्ट हो गया, कई सारे जो है वो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ करंट के भी पूछ लेते हैं, कभी हॉबीज पूछ लेते हैं, मतलब कई सारे इंस्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसमें जो है 100 नंबर अटके रहते हैं। उसमें अगर आप नॉर्मली भी दे दें तो करीबन 40-50 नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो 60-70 मिल जाते हैं। बस कोई बदतमीजी ना करे तो आराम से इंटरव्यू निकल जाता है। ये है पूरा पैटर्न। फाइनल सिलेक्शन किससे होता है? 1500 का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू। 1600 नंबर से फाइनल रैंकिंग डिसाइड होती है, कौन एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ और जितने भी पोस्ट होते हैं उन सब में। ठीक है, अच्छा इंटरव्यू के लिए एक चीज और है कि भाई इंटरव्यू जब भी होता है तो उससे 1.5-2 महीने पहले के अगर आप करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लें तो करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं।
दूसरी बात ये भी है कि भाई प्री और मेंस की तैयारी तो एक साथ ही होती है हमेशा, है ना। तो अगर आप प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी करंट अफेयर, जीएस, उन सब की अगर आप थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाले वीडियो से कर लें तो इंटरव्यू आप अपने आप निकाल लेते हैं। कई बार जो है, हर बार जब भी रिजल्ट आता है पीसीएस का, देखिए हमारा कोई मॉक टेस्ट नहीं चलता है इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू हम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप जैसे ही मेंस में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद हम फ्री इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं, उसी में करंट अफेयर जो भी चीजें मेंस की जरूरत होती है, पिछले सालों की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो सब हम वहीं दे देते हैं। और हमारे ही टॉपर्स जो पिछले साल बने होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं, पूरा बिल्कुल तैयार करके मजबूत कर देते हैं। वो उतना कर देते हैं कि अगर आप बिना डरे इंटरव्यू देने जाए तो आराम से आप एवरेज से काफी ज्यादा नंबर लाके इंटरव्यू भी बढ़िया नंबरों से क्लियर कर सकते हैं और अच्छी रैंक भी पा सकते हैं। इस तरह से है ये, ठीक है। अब देखिए 3 स्टेज स्ट्रेटेजी ये है क्या, इसका मतलब है कि अगर आप लोग अभी से फॉलो करेंगे यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के का एग्जाम करीबन अगर आप 8-9 महीने लग के पढ़ाई कर लें, लग के का मतलब है शुरुआत करें 6-7 घंटे से और धीरे धीरे 8-9 घंटे पे आ जाए। 8 घंटे मेरे हिसाब से ठीक है। डेली रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी जरूर बना के रखनी है, डेली पढ़ना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी का मतलब है कि भाई कुछ फिक्स चीजों को पढ़ के लगातार आप प्रैक्टिस करके, लगातार रिवीजन करके, डेली कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करके अगर आप करीबन 9 महीने से 1 साल कर लें ये इतनी पढ़ाई, तो आराम से पीसीएस, यूपी पीसीएस का एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है कि आपको इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा आईक्यू होना चाहिए तभी पीसीएस बनोगे। आपको डेलीजेंट लेकिन जरूर बनना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली कटना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जीएस को इस तरह से पढ़ना है कि आप उसकी समझ डेवलप करें, क्योंकि समझ डेवलप नहीं हुई ना तो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, प्री से पहले भी आपको जो है प्रैक्टिस, पढ़ाई, रिवीजन करनी है। कुछ सवाल जो है उसमें स्मार्ट एलिमिनेशन से होते हैं, तो इसीलिए जीएस टॉपिक की समझ जरूरी है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी 2025 वालों के लिए बहुत टाइम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए पूरी चीजें और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर लेंगे, आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चाहे आप हमारे पेड ग्रुप में आए और एडमिशन लेके एक जगह वन स्टॉप डेस्टिनेशन में तैयारी कर सकते हैं, और या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री वीडियोस, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम में जो हमारा डेली फ्री इनिशिएटिव आते हैं, करंट अवेयर सब रिवीजन कराते रहते हैं, एससीएस डेली क्विज में क्विज वगैरह की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो करके फ्री इनिशिएटिव स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से फॉलो करके भी आप पीसीएस 2025 का एग्जाम पूरा निकाल। यूपीपीएससी 2025 में कराए जाने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच यहां पर शुरू हुआ है 2025 के लिए 9 फेब 2024 को। क्योंकि ये फाउंडेशनल बैच है 2025 के लिए, तो शुरुआत से आखिर तक कैसे आप जीरो से तैयारी कर सकते हैं। अभी अगर आपको यूपीपीएससी के बारे में XYZ कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, इसमें एस्पायर कर रहे हैं इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन शुरू से आखिर तक जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिक स्ट्रैटेजी वीडियो है। थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन सब कुछ इसमें शुरू से आखिर तक बताया जाएगा, तो पेशेंस के साथ ध्यान से सुनते समझते चलिएगा, खासकर जो लोग बिगिनर हैं। एक लॉन्ग टर्म टाइम प्लान को लिए हुए स्ट्रैटेजी है, तो सबको ध्यान से पेशेंस के साथ सुनते समझते हुए चलिएगा। एक एक करके सब कुछ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे ज्ञान सर बता चुके हैं, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे ग्रुप में और कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। कंटिन्यूटी आपको स्टडी में बनाए रखनी है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग हमारी टीम की तरफ से होगी। हमारे किसी भी ग्रुप में अगर आप प्री का ज्वाइन करते हैं तो प्री में, और मेंस का ज्वाइन करते हैं तो मेंस में वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में एक ग्रुप होता है। आशय इसका सिंपल ये होता है कि अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है तो जो यहाँ पे बताया जाएगा, जो मटेरियल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, पेड क्विज और बाकी प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो यहाँ आपको दिए जाएंगे, बस वही आपको स्टडी करने पड़ेंगे। बाहर से कोई सपोर्ट लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, चाहे फुल पेड ग्रुप में हो चाहे अन्य किसी ग्रुप में हो, पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप आपको दिया गया होगा। आपके दिए गए कमिटमेंट के हिसाब से, जो भी आपने ग्रुप परचेस किया होगा उस हिसाब से आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया होगा। सिर्फ उतना ही आपको स्टडी कर रहा है, ठीक है। फुल पेड ग्रुप वालों के लिए टोटल स्ट्रैटेजी होती है, जिस ग्रुप में जो भी कमिटमेंट है उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिलता रहता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा संस्थान लगातार यूपीपीएससी के क्षेत्र में 8वां साल अपना फिनिश करके 17 मार्च को होने वाले एग्जाम के बाद 9वें साल में प्रवेश करेगा। और इस तरीके से हमारा जो एक्सपीरियंस बना है अब तक, जिन जिन छात्रों को हमने सफलता दिलाई है, उन सबके अनुभवों को लेते हुए आपको इसमें सब कुछ बताया जाएगा बहुत सीरियसली, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी हर साल हमारी बेस्ट होती है। जो लोग फॉलो करते हैं वो अपनी पोस्ट तक पहुँच जाते हैं, अदरवाइज फिर आप पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, प्री में या मेंस में कहीं पर भी अगर आप इससे डेविएट होते हैं। तो जिन लोगों ने फॉलो किया है वो बन चुके हैं, ठीक है।
तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है 9000 वाला ग्रुप अगर आपने लिया है तो आपको 3 ग्रुप्स में जोड़ा गया होगा। एक पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल वाला वगैरह दिख रहा होगा, बुक्स वगैरह, बेसिक बुक की पीडीएफ, समरी पीडीएफ, ये सब दिख रहे होंगे फिलहाल। सेकंड वीडियो में हालांकि और भी आपको अच्छे से बता दी जाएगा क्या क्या अभी तक दिया गया है, क्या क्या आगे दिया जाएगा, कैसे आपको स्टडी करना है। डाउट क्लियरेंस वाला पेड ग्रुप आपको दिया गया होगा फुल पेड ग्रुप वालों को। जिन लोगों ने 6500 रुपये वाला ग्रुप लिया है 6500 वाला, उनको डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट नहीं मिला होगा। पेड क्विज से आपको जोड़ दिया होगा। हालांकि अभी पेड क्विज में कोई क्वेश्चन अभी जाने शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ग्रुप में जो लोग जुड़ चुके हैं, आपके कई सारे डाउट होंगे, कैसे क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे डाउट पूछेंगे, किस तरीके से डाउट पूछा जाता है, डेली हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, किस तरीके से हमको आगे कंटिन्यू करना है, इसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो जो इस समय चल रहा है ध्यान से देखिएगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, फिर आपके कई सारे डाउट आते हैं और वो डाउट ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके होते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो में। इस वजह से इसको अगेन मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो वो पूरा देखिएगा, उसमें सब कुछ आपको बेसिक बता दिया गया है, कैसे पीडीएफ जो है प्रिंट होगी, कैसे आप उसका डाउनलोड ले सकते हैं, ये सब। अब देखिए कमिटमेंट पीडीएफ के बारे में पहले हमने लिख दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा ही ट्रांसपेरेंट रहा है, 100%, 99.9 नहीं, 100%। ये हम क्या क्या यहाँ पे कराएंगे, तो शेड्यूल आपको इस पीडीएफ में टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा। डेली बेसिस पर क्या कैसे पढ़ना है ये सब आपको अभी बताया जा रहा है कि करके डिटेल में। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेली बेसिस पर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कराए जाते हैं, तो ये अभी एक स्पेसिफिक डेट बताई जाएगी, उस डेट से आगे करंट अफेयर कराना हम लोग शुरू करेंगे। संभवतः 2024 के प्रीलिम्स के बाद 17 मार्च के बाद हमारी पेड क्विज जो है 2025 की ये रिज्यूम हो जाएगी, या उससे पहले भी हो सकती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, जिन लोगों ने 9000 वाला ग्रुप लिया उनको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट मिलता है। क्या कैसे डिस्कशन होता है वो भी सब मैं आगे एक एक करके बताने वाला हूँ। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में सब कुछ मैं बताऊंगा एक एक करके, ध्यान सुनिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रगड़ प्रैक्टिस हम लोग कराते ही हैं, और 2024 वाले बैच में अगर कोई होगा 2025 में आया तो आपने देखा होगा रगड़ की प्रैक्टिस एक्चुअली हो रही है, सिर्फ लिखने वाली बातें नहीं है। लगातार उसमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट में हम लोग कराते हैं, लास्ट के 30-35 दिन जो प्री के बचे होते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चंस उसमें कराए जाते हैं। बाकी लगातार वर्ष भर आपको क्वेश्चन होते हुए देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स से पहले जैसे कि सर ने बताया है, आपको 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन लगा के जाना ही जाना है, ठीक है। तो इसके बिना नहीं होता है, तो उसी हिसाब से हम सारी स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे बताया जाता है, जो सर ने अभी आपको ओवरव्यू दिया है, उसी हिसाब से पूरी स्ट्रैटेजी ट्यून की जाती है। ग्रुप के फीचर्स एक एक करके बात कर लेते हैं, क्या कैसे दिया जाएगा, क्या कैसे आप इसका ऑप्टिमम यूज़ करेंगे। ग्रुप के फीचर्स क्या है? डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर 6500 वाले ग्रुप में और 9000 वाले ग्रुप में आपको डेली बेसिस पर मिलता रहता है। बाकी जो ग्रुप्स है हमारे, उसमें क्या होता है, डेली का मंथली जो है कंपाइल करके आपको एक साथ दे दिया जाता है। डेली बेसिस पर करंट अफेयर केवल 2 ग्रुप में मिलता है। डेली करंट अफेयर वाले मतलब डेली बेसिस पर किस में मिलेगा? 6500 वाले ग्रुप में, और 9000 वाला ग्रुप जिस पर लिया है, जिसने भी पेड डिस्कशन के साथ उन्हें मिलेगा। तो फुल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में और फुल पेड ग्रुप में आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर मिलता है। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 बजे के बीच एक पीडीएफ आ जाती है, केवल वही स्टडी करना है। कोई भी न्यूज़पेपर आपको यूपी पीसीएस के लिए स्टडी नहीं करना है। ये पूरी स्ट्रैटेजी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर है, तो सारी बातें उसी से संबंधित ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर कोई जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं किसी भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एग्जाम के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में, तो इसमें आपको कोई अलग से न्यूज़पेपर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अन्य एग्जाम के लिए हो सकता है जरूरी, लेकिन इसमें नहीं रहता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने एक फॉर्मूला निकाला था 2019 से, हमने इसको इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया था कि डेली बेसिस पर एक ही पीडीएफ देके उसी को आपको स्टडी करना है। प्री मेंस जितना भी जरूरी है, जितना ओवरव्यू जरूरी है, जितना रेफरेंस जरूरी है, कंटेक्स्ट किसी न्यूज़ का जानना जरूरी है, जितने न्यूज़ जरूरी होते हैं बस उन्हीं का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाता है इसमें। संडे वीक ऑफ रहता है, यहाँ पे संडे को नहीं आता है डेली करंट का पीडीएफ, लेकिन मंडे को संडे का अगर कोई भी जरूरी इवेंट है तो उसको कवर किया जाता है। मंडे की पीडीएफ थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस की होती है, इसीलिए, ठीक है। अभी डेली करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो सब मैं अभी बता रहा हूँ, अभी फीचर समझते हुए चलिए। मंथली करंट अफेयर में 3 पीडीएफ मिलती है, हर मंथ के एंड पर 3 पीडीएफ मिलती है। मंथ एंड आप कह लें या फिर हर मंथ की स्टार्टिंग की 4 तारीख तक, 4 तारीख की रात तक 3 पीडीएफ आपको मिलती है। पहली पीडीएफ क्या है? प्री स्पेशल पीडीएफ। प्री स्पेशल वही वाली पीडीएफ है जिससे एग्जाम में, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, जो हम आपको कई बार शेयर करते रहते हैं, अपने फ्री वाले ग्रुप में दिखाते रहते हैं। अभी और मैं डिटेल में दिखा दूंगा, जिससे डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड पीडीएफ होती है, ठीक है। डेली का मंथली करंट अफेयर मेन स्पेशल होता है, ये मेंस के लिए होता है। डेली करंट अफेयर अगर आप पूछें प्री के लिए होता है कि मेंस के लिए होता है, तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और ज़्यादातर चीज़ें डिटेल में कवर करता है, तो आपको मेंस में उसका लाभ मिलता है। प्री स्पेशल जो है अलग से दी जाती है, जिसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करके कंटेंट दिया जाता है। तो प्री स्पेशल और जो डेली का मंथली होता है उसके कंटेंट में अंतर होता है, कई लोग ये भी पूछते हैं, तो मैंने क्लियर कर दिया। जो प्री स्पेशल है वो अलग है, और जो डेली का मंथली दिया जाता है या फिर जो डेली करंट अफेयर दिया जाता है वो अलग है। इसके अलावा मंथली आपको 400 से 500 एमसीक्यू की पीडीएफ दी जाती है प्रैक्टिस के लिए। पीपीटी फॉर्म में हम शेयर कर देते हैं, इसको आप चाहें तो प्रिंट वगैरह मत करिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन कई अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देते हैं, तो उसी का पार्ट है ये।
प्री स्पेशल पीडीएफ से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओवरऑल बात आपको समझ में आ गई होगी, डेली करंट अफेयर किसके लिए है, ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है, आपको अवेयर रखता है टोटल जो भी चीज़ें चल रही हैं पूरे वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, उससे आपको अवेयर रखता है। प्री स्पेशल में क्या है, प्री स्पेशल में ओवरऑल पीडीएफ आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें जो करंट अफेयर के एमसीक्यू बेस्ड सवाल आते हैं उनको टारगेट करके बनाया जाता है, और फिर आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर दी जाती है हर मंथ। यूपी स्पेशल करंट अफेयर डेली नहीं दी जाएगी, ना डेली का मंथली उसका दिया जाता है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर एक सिंगल पीडीएफ दी जाती है आपको, ठीक है, उससे पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर कवर हो जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं एग्जाम में, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा अभी तक नहीं आए यूपी करंट अफेयर के, लेकिन इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेंस में ये आपको काफ़ी सहायता दे सकता है। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं तो उसके आंकड़े वगैरह आपके मिलते रहते हैं यूपी स्पेशल, जो आपको मंथ में एक बार मिलेगा, उससे आपके आंकड़े अपडेट रहेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। कोई रामसर साइट बढ़ गई, कोई जो है नई योजना आ गई उत्तर प्रदेश में, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है, कोई नई बॉडी बनाई गई है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी या फिर इन जनरल कल्चर संबंधित कोई नया कॉरिडोर बन रहा है, ये सब जो है यूपी स्पेशल करंट अफेयर में अपडेट करके हम लोग देते हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर 4 तारीख को नहीं आती है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर करीब आपको 10 से 11 तारीख के बीच देखने को मिलती है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पूछे अगर कि सर मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पढ़ना चाहता हूँ, कौन सा पढ़ना है, तो जो 4 तारीख को आपको पीडीएफ दी जाती है प्री स्पेशल और यूपी करंट अफेयर वाली, सिर्फ वो पढ़ना है। एमसीक्यू जो होते हैं वो टोटल कंटेंट नहीं है, वो खाली प्रैक्टिस के लिए वो लगाने हैं, ठीक है, वो आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये जो मंथली 400-500 क्वेश्चन आते हैं ये आपको लगाने हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। मंथली पीडीएफ पे क्या होता है, मंथली पीडीएफ जो होती है प्री स्पेशल वाली जो 4 तारीख को मिलेगी आपको, जिसमें प्री स्पेशल लिखा भी रहता है, तो इस पर क्या होता है, सेक्शन वाइज न्यूज़ होती है, एमसीक्यू होते हैं, वो दोनों ही लगाने हैं। कई लोग इसमें पूछ लगते हैं कि एमसीक्यू लगाना है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है लगाना है क्योंकि टोटल पीडीएफ आपको स्टडी करनी है उसमें प्रीलिम्स के लिए। डेली का मंथली वाला मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोई भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप हमारा डेली का करंट अफेयर पढ़ते जाएंगे। मान लीजिए डेली का भी छूट गया तो उसको डेली का मंथली जो मिलता है उससे कवर कर लीजिए। डाउट क्लियरेंस जो है डेली बेसिस पर होता है, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछने का तरीका क्या है, डाउट हम कैसे बताते हैं वो सभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, 2024 से शुरू हो गया था वैसे। एक बार यूपीपी से स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये लाइव डिस्कशन होता है टेलीग्राम के माध्यम से। लाइव कहाँ पे होता है, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में लाइव का जो फीचर होता है उसका उपयोग करके हम यहाँ पे लाइव डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि अब एडमिन जो है वो माइक पे आ जाएंगे, वो आपको आपके सवालों को लाइव एड्रेस करते हैं। तो लाइव ये Q&A टाइप का होता है। इसमें आप कहीं पे स्ट्रैटेजी में लैग कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ पड़ रही है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, डायरेक्टली एडमिन से आप बात कर सकते हैं। ये आपसी डिस्कशन ग्रुप नहीं, ध्यान रखिएगा। जो भी आप सवाल पूछेंगे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के एडमिन ही आपको उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो यूपी स्पेसिफिक होता है, यूपीपीसी स्पेसिफिक होगा लाइव डिस्कशन। यूपीपीसी के प्रीलिम्स में कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं, अपनी खामियों को डिस्कस कर सकते हैं, सोल्यूशन मांग सकते हैं, जो भी यहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे बताया जाएगा लाइव में, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको 1 मंथ इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है। आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं। मान लीजिए रात में आप डाउट पूछते हैं 2 बजे, तो आपको सुबह में उसका उत्तर मिल जाता है। दिन के समय में वर्किंग आवर्स में अगर आप डाउट पूछेंगे करीब 10-11 बजे सुबह से लेकर के रात 10-11 बजे तक, तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता है, तुरंत आपके डाउट को सॉल्व किया जाता है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जो लोग 2024 में इसको एक्सपीरियंस किए हैं वो कमेंट करके बता भी सकते हैं इस वीडियो के नीचे। बाकी लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है कि आपने छोड़ दिया है ये लाइव डिस्कशन, तो ऐसा कुछ बड़ी चीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार डाउट तो आप पूछ ही सकते हैं अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो, ठीक है। इसके बाद यूपी का जो मंथली करंट अफेयर पीडीएफ जो है ये मैंने बताया 9 या 10 तारीख को मिल जाता है, कभी 11 तारीख को मिलता है, तो यूपी स्पेशल उससे कवर हो जाता है। रेगुलरली पढ़ते जरूर रहिए यूपी स्पेशल वाला, भले ही प्री में वेटेज कम है, क्योंकि मेंस के लिए बहुत जरूरी है। 2 पेपर हैं यूपी स्पेशल के मेंस में, आपको पता होना चाहिए। GS 5-6 2 पेपर हैं। अभी पैटर्न डिस्कशन अभी करेंगे, पूरा परीक्षा योजना क्या है अभी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेड क्विज में जीएस की प्रैक्टिस तो होती है। सीसैट के लिए भी हर मंथ आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। 50 क्वेश्चंस का आपको जो है क्वेश्चन पेपर बना के दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप सॉल्व करिए, और अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो उसके क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर सकते हैं। उसका एक वीडियो भी हम लोग दे देते हैं कि आप उससे सोल्यूशन मिला लीजिए। तो सीसैट से भी आप लोग शुरू से ही ट्यूनिंग में रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ही होनहार छात्र निकल जाते हैं जीएस के कट ऑफ के पार, लेकिन पीछे रह जाते हैं सीसैट से और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं, शॉकिंग है लेकिन ऐसा होता है। आयोग जिस सिलेबस को फॉलो करता है हम उसको फॉलो करते हैं। जिन सोर्सेज को आयोग ऑथेंटिक मानता है उन सोर्सेज को हम ऑथेंटिक मानते हैं। PIB हो गया एक सोर्स हो गया, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स से डायरेक्टली हम लोग डेटा लेते हैं। एग्जाम्पल में देता हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, लेटेस्ट वाला 2023 वाला। इसमें उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक डेटा, उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में किसी ने नहीं दिया है। आई रिपीट, किसी ने भी नहीं वो डेटा दिया है, क्योंकि लोग रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, जबकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी स्पेसिफिक, ठीक है। अब हमारा कॉपी करके भले ही अन्य लोगों ने ले लिया हो, लेकिन अभी तक दिया किसी ने नहीं था। तो
पूरी रिपोर्ट हमारी टीम पढ़ती है, जो इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ उन्हीं को, ठीक है, जिनसे यूपी पीसीएस में आपको फायदा मिल सकता है। प्री मेंस में उनको हमारी टीम एनालाइज करती है। पूरी कंटेंट टीम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, बहुत सिस्टमेटिकली काम होता है सब कुछ, और उसी वजह से रिजल्ट भी मिलता है। तो सब कुछ हम जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, एनसीईआरटी की जैसे बुक्स हैं उसमें भी कई बार, वैसे तो एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं है, कुछ गलतियां हैं, जैसे चौरी चौरा की डेट ओल्ड एनसीईआरटी में रॉन्ग लिखी हुई है, उससे कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। चौरी चौरा कांड की जो डेट लिखी हुई है, चौरी चौरा ट्रेन एक्शन की, वो 5 फेब लिखी हुई है, जो कि रॉन्ग डेट है। चौरी चौरा सेंटिनरी ईयर जब बनाया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो स्पेसिफिक बताया था कि 4 फेब ही सही डेट है। तो एनसीईआरटी वैसे ऑथेंटिक सोर्स है, लेकिन जो भी इसमें गलतियां होती हैं हम लोग रेक्टिफाई करके ही देते हैं अपने ग्रुप में। बाकी मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट्स हो गई, ऑथेंटिक जो पीआईबी की न्यूज़ हो गई, उसको हम लोग करेक्ट मानते हैं, उसी हिसाब से पूरा डेटा लेते हैं। इधर उधर की फर्जी बुक्स का हम लोग नहीं मानते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। अभी 2024 वाले डिस्कशन ग्रुप में ये वार्तालाप चल रहा था। किसी महोदय ने इसमें देखा था गूगल पे कि भारत का लेटेस्ट या फिर जो है 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। उन्होंने पाया किसी पॉपुलर कोचिंग की वेबसाइट पर कि धौलपुर करौली जो है 54वां टाइगर रिजर्व भारत का हो सकता है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश वाला। अभी तक जब तक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ही भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और यही सही तथ्य है। इसके बारे में मैंने क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी पेड ग्रुप में डाला था, आप उसे सुन सकते हैं, और मैंने बाकायदा क्लैरिफाई किया था ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, सोर्सेस के साथ, बताते हुए कि किस तरीके से रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, और धौलपुर करौली जो है ये 55वां बनेगा। आप इसे सुन सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज स्किप करके आगे के हिस्से में आ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेस या तो स्टूडेंट पहचाने, या तो ब्लाइंडली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करें, क्योंकि हम ऑथेंटिक सोर्सेस को ही फॉलो करते हैं। भारत का 53वां, 54वां और 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। 53वें को लेकर तो नहीं है, 54वें 55वें को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभी नोटिफाई हुआ है मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का धौलपुर करौली, इसमें 54वां कौन है, 55वां कौन है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व जो फाइनली नोटिफाई हो चुका है, वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूरा नाम है इसका, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये भारत का 54वां पूर्णतः नोटिफाइड टाइगर रिजर्व है। 55वां अभी बना नहीं है भारत का, क्योंकि टाइगर रिजर्व नोटिफाई होने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके सारे स्टेप धौलपुर करौली के अभी पूरे नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एनटीसीए अपनी वेबसाइट पे लिखता है कि टाइगर रिजर्व नोटिफाई होने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल जो है ये स्टेट लाता है, प्रपोजल स्टेट ऑब्टेन करता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है कम्युनिकेट किया जाता है एनटीसीए की तरफ से, पूरे प्रपोजल को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके। सेक्शन 38(5) जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके तहत एनटीसीए रिकमेंड करता है प्रपोजल को स्टेट को पूरी तरीके से देखने के बाद, और फिर फाइनल जो स्टेप होता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने टाइगर रिजर्व को, एरिया सहित सब कुछ बताया जाता है, किस एरिया से किस एरिया तक है, बाकायदा इसमें कोऑर्डिनेट्स तक दिए जाते हैं, ठीक है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये सारी प्रक्रिया फॉलो कर चुका है 4 स्टेप की, जबकि जो धौलपुर करौली वाला टाइगर रिजर्व है उसमें ये वाला स्टेप बाकी है अभी, ठीक है। धौलपुर करौली में ये लास्ट स्टेप बाकी है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि धौलपुर करौली लास्ट टाइगर रिजर्व है जो नोटिफाई हो चुका है। प्रपोजल हो चुका है, प्रपोजल को अप्रूव भी कर चुका है एनटीसीए, ये भी हो चुका है। आखिरी स्टेप अभी बाकी है धौलपुर करौली को नोटिफाई होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बनेगा धौलपुर करौली, जब नोटिफाई हो जाएगा फाइनली स्टेट के द्वारा, ठीक है। बाकी प्रूफ की अगर हम बात कर लें, ऑथेंटिक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि स्वयं जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्वीट किया था 31 अक्टूबर 2022 को कि रानीपुर जो है ये 53वां टाइगर रिजर्व है। इसमें तो खैर क्लैरिटी है, और ये भी इसमें कहा था 22 सितंबर को 2023 में इन्होंने ट्वीट किया था कि हमारा टाइगर रिजर्व जो टोटल नंबर 54वां हो चुका है, और 54वां कौन सा बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको फाइनली नोटिफाई किया जा चुका है। जब कोई टाइगर रिजर्व फाइनली नोटिफाई होता है तो स्टेट की तरफ से गजट नोटिफिकेशन छपता है, और उसमें बाकायदा पूरे टाइगर रिजर्व की डिटेल दी जाती है, कोऑर्डिनेट्स और उसके पूरे एरिया की डिटेलिंग सहित। तो ये वीरांगना दुर्गावती की छप चुकी है, धौलपुर करौली की बाकी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारा जो है ये 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 55वां कौन सा बनेगा, धौलपुर करौली बनेगा। 53वां कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। तो आपने सुना और समझा होगा किस तरीके से ऑथेंटिक सोर्सेस की बेहद कमी है सर्च इंजन्स में, और आप सिर्फ गूगल के सर्च रिजल्ट को सही नहीं मान सकते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, बहुत सारी सोर्सेस का भंडार है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और इवन फेक न्यूज़ का भी भंडार है इस समय में, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन और मिस अप्रोप्रिएटेड इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट हो चुकी है इस सोसाइटी में, आपको पता है, ठीक है। तो ऑथेंटिक सोर्सेज जो गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, जिसको आयोग सही मानेगा,
उसी हिसाब से पूरा डेटा हम लोग देते हैं और सब कुछ चेक किया जाता है। 0.1% कीटाणु डेटॉल भी नहीं मार पाता है, ठीक है, उतना ही मार्जिन ऑफ एरर होता है हमारे कंटेंट में। और जो भी चीज़ होती है आपको एग्जाम से पहले रेक्टिफाई करके तुरंत दे दी जाती है। अगर 10,000 फैक्ट हैं तो कहीं एक आधा फैक्ट हमारा भी इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आप R&D करने लगे हमारे बदले। आप हमको बताएं गूगल सर्च करके क्या सही है क्या नहीं, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसमें स्टूडेंट का ही टाइम खराब होता है। जैसे अभी ये महोदय ने पूछा था कि किसी कोचिंग की वेबसाइट पर डेटा लिखा हुआ है तो क्या वो सही है। कोचिंग की वेबसाइट का डेटा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं जब आप एग्जाम में आंसर की का कह सकते हैं आपत्ति दर्ज करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेस ही देने पड़ते हैं उसमें। तो अगर आप ग्रुप में आ चुके हैं तो यहाँ पर फोकस करिए कि जो दिया गया है उसको स्टडी कैसे करना है, एफिशिएंटली कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं और एग्जाम में उसका रेलिवेंट यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप प्री क्लियर कर सकते हैं, फिर मेंस क्लियर कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू दे करके अपने मनचाहे पद तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस पे पूरा फोकस करिए। पीएचडी आपको नहीं करना है, पीएचडी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस संस्थान बैठा हुआ है 9 वर्षों से, उसी की टीम को यहाँ पर करने दीजिए। गूगल सर्च ठीक से करें, अन्यथा जो है जो डेटा को सही माने, सिंपल बात है। गूगल सर्च करना आपको या तो पता हो किन सोर्सेज को ऑथेंटिक माना जाता है, ये आपको अच्छे से पता हो, अच्छे से जानकारी हो, तो आप जो है इसमें करिए, या तो सिंपली जो दिया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए। एक आधी क्लरिकल एरर हो सकती है, उसको हम लोग तुरंत ही सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमारे संज्ञान में आता है, बल्कि हमारी टीम बार बार क्रॉस चेक करती रहती है। अगर मान लीजिए कोई क्विज का क्वेश्चन है, उसमें कोई गलत उत्तर लग गया किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो उसको तुरंत ही विदिन 24 आवर ग्रुप से हटाया जाता है और बल्कि दोबारा भी उसको रीअपलोड किया जाता है, ये बताते हुए कि पिछला क्वेश्चन गलत हो गया था, फाइनली इसको सही मानिए। गूगल सर्च करना नहीं पता है लोगों को, कई लोगों को जब भी बताया जाता है तो बड़ा बुरा मान जाते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। गूगल सर्च करना तो आसान है, आपने वॉइस टाइपिंग की, ठीक है, या तो आपने जो है हैंड से अपने मोबाइल डिवाइस में, लैपटॉप में उसको सर्च किया, लेकिन क्या डेटा ऑथेंटिक है इसको समझ पाना बेहद मुश्किल होता है जब तक आप पूरे सिलेबस को पढ़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिक डेटा क्या है ये मुश्किल है। गूगल तो हर चीज़ का रिजल्ट आपको दे देता है, लेकिन तो ऑथेंटिक डेटा जो आयोग का पैनल सही मानेगा, आंसर की में जो सही निकल के आता है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे अगर आप सर्च करिए, अभी आप चाहें तो आजमा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ कितनी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्मार्ट सिटी स्कीम के अंतर्गत कितनी चुनी गई हैं। आपको इतनी जगह गलत डेटा उसमें देखने को मिलेगा, कहीं 13 लिखा रहेगा, कहीं 8 लिखा रहेगा, कहीं 4 लिखा रहेगा, जबकि ऑथेंटिक डेटा क्या है कि 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की शामिल की गई हैं। स्मार्ट सिटी स्कीम जो 2015 में आई थी सेंट्रल सेक्टर की, उसके अंतर्गत। और 2019-20 के बजट में योगी जी ने अनाउंस किया था कि जो 7 नगर निगम बच रहे हैं इन 10 सिटीज़ के अलावा, उसमें भी स्टेट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 7 सिटी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत 10 सिटी हो रही हैं स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश की। ये सब डेटा हमारे मतलब मटेरियल में आपको मिलता है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, एकदम सब कुछ सही बताते हुए। तो गूगल के फर्स्ट रिजल्ट को सही मानते हुए बार बार हमारे पास नहीं आइए, एक बार मंथन करिए। आपको अगर किसी बुक में ऑथेंटिक सोर्स में अगर मिलता है तो हमें बिल्कुल दिखा सकते हैं, हम लोग जो है डिबेट के लिए तैयार हैं, डिस्कोर्स के लिए तैयार हैं। लेकिन गूगल फर्स्ट रिजल्ट पर लेकर के और बार बार आप डाउट करेंगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत प्रीशियस है। शारदा एक्ट का वर्ष हो गया, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, ये सब चीज़ें जो है कई बार डिस्प्यूटेड रहती हैं और इसमें आपको फिर समझना पड़ता है कि आयोग क्या सही मानेगा, पूरी बात क्या है। तो पूरी बात समझने के लिए हमारे सोर्सेज को फॉलो करिए, हमारे क्विज ग्रुप को फॉलो करिए, कभी कंफ्यूज होंगे नहीं। एग्रीकल्चर का डेटा हो गया, मिनरल का डेटा हो गया और अलग अलग कई सारे और डेटाज होते हैं, उसके बारे में अगर गूगल सर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में अपडेट होकर के आती चीज़ें और रिपोर्ट उतनी जल्दी एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आती। जो गूगल में जिस वेबसाइट ने बहुत पहले से डाला होगा या जिस अपने को ऑप्टिमाइज कर रखा होगा, उसी का डेटा आपको पहले सर्च रिजल्ट में शो होगा, जो कि कई बार सही नहीं होता है। रबर के प्रोडक्शन में टॉप पर कौन है, मसालों के उत्पादन में टॉप पर कौन है, गेहूं के उत्पादन में हर बार लगभग 90% चांसेस हैं कि जो पहला दूसरा रिजल्ट आएगा उसमें गलत डेटा आपको या फिर पुराना डेटा दिया रहता है। कुछ जगह कन्फ्यूजन्स बनी रहती हैं, उसको हम लोग लगातार सॉल्व करते रहते हैं, उसी के लिए डिस्कशन ग्रुप दिया गया है। आप अपनी कन्फ्यूजन डिस्कस करिए, कई सारी चीज़ें हम हर बार आपको पब्लिकली भी बताते रहते हैं। कोई गलती हमको कहीं मिलती है, किसी ऑथेंटिक सोर्स में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। जैसे PIB में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें भी हम आपको बताते रहते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन है। जैसे अभी सुब्रमण्यम जयशंकर महोदय जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो ईरान की यात्रा पर गए थे, उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि पर्शियन को वो 1 ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग मानते हैं, जिनको उसमें पर्शियन को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो पर्शियन ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, मतलब इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी अच्छा ही हैं, ऐसा नहीं कि 9 हो गई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लॉज दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस प्लस 3 लैंग्वेज यानी कि पर्शियन यानी फारसी, प्राकृत, पाली, इनका भी प्रमोशन किया जाना चाहिए स्कूल्स में, ये बात हुई थी। तो पूरी बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होती है, इसका क्लैरिफिकेशन हमने कुछ ग्रुप में डाला है।
तो ऐसे छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन जिसको हर जगह या तो गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की लॉन्च डेट क्या है, किसको सही मानेंगे, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जो हम डेटा देते हैं वही अंत में सही माना जाता है एग्जाम में, और ऐसा हम 5-6 सालों से ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ में दिया है उसको आप सही मानिए। कोई कंफ्यूजन है तो निश्चित तौर पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन गूगल के फर्स्ट रिजल्ट को दिखा करके डिस्कशन नहीं हो पाएगा। गूगल का फर्स्ट रिजल्ट हमेशा सही नहीं होता, ये बात आपके दिमाग में मुझे डालना था। कई बार सही भी होता है लेकिन कई बार नहीं भी सही होता है। आगे टेलीग्राम के कुछ बेसिक फीचर समझ लीजिए, क्योंकि आपका ग्रुप टेलीग्राम ऐप में चल रहा है तो ऐप को थोड़ा सा बस जान लेना जरूरी है। हर चीज़ नहीं जानने की जरूरत है। फाइल वगैरह ओपन करना, कैसे फाइल ओपन करते हैं, कैसे से आप सेव कर सकते हैं, ये सब समझ लीजिए। बाकी सेकंड वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई भी हैं सर ने, तो उसको भी देख लीजिएगा। कभी कोई फाइल ओपन ना हो तो आप कैश मेमोरी अपना क्लीन कर सकते हैं। कैश मेमोरी वाली सेटिंग कहाँ पर मिलती है? डेटा और स्टोरेज सेटिंग में, डेटा एंड स्टोरेज वाले सेक्शन में टेलीग्राम में आपको मिल जाता है। ये कैश मेमोरी आप क्लीन कर लेंगे तो कैश मेमोरी से क्या होता है कि सारी फाइल जो है आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ती है, डेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन फिर पीडीएफ ओपनिंग में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम चूंकि एक ऐप है, ऐप कई बार मिसबिहेव करता है, हैंग भी हो जाता है, ठीक है, कह सकते हैं स्टटर लेता है, तो अनइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन कर सकते हैं और इससे प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्व हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप डाउट पूछिए, वहाँ पर भी सॉल्व ना हो तो आप ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। विदिन 24 आवर इसमें आपको रिस्पांस मिलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको डाउट क्लियरेंस में जवाब दिया जाए। अगर आप सिलेबस संबंधित डाउट पूछेंगे और आपका डाउट जो है जेन्युइन होगा तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया जाता हमारी टीम के द्वारा। अभी तक नहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई डाउट रह गया, नज़र से बच गया, ऊपर चला गया डाउट चैट में, तो आप जो है रिमाइंड करा सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में ही। टेलीग्राम आप लैपटॉप में भी चला सकते हैं, टैबलेट में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं। टेलीग्राम नंबर आपने जो दिया होगा उसी नंबर से आपको लॉगिन करना होता है, एक ओटीपी आता है, उसी से आप जो है अपना टेलीग्राम चला सकते हैं, ठीक है। एक डिवाइस में एक ही बार लॉगिन इसमें करिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें ये एक ही नंबर जो आप रजिस्टर करते हैं पेमेंट करते समय वही मान्य होता है शुरू से लेकर आखिर तक। 2025 तक जब तक प्रीलिम्स ओवर होगा तब तक एक ही नंबर आपको बनाए रखना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। उसमें रिचार्ज कराइए, उसको जिंदा रखिए कुल मिला करके। बार बार नंबर आप नहीं बदल सकते हैं, आई रिपीट, बार बार नंबर आप नहीं बदल सकते। नंबर बदलने वगैरह की रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं भेजिएगा, क्योंकि एक बार जो जीएसटी जमा हो जाता है, आपका नंबर जो रजिस्टर हो जाता है उस पर हमारा जीएसटी जाता है। बार बार नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं। एक बार नंबर जो आप भेजेंगे अपनी डिटेल के साथ, पेमेंट डिटेल के साथ, वही नंबर आपको 2025 तक बना के रखना होगा। वैसे भी नंबर वगैरह आजकल नहीं चेंज करना चाहिए, वैसे भी आप एक ही नंबर रखिए, क्योंकि आधार में भी अब लिमिट आ गई, 9 ही सिम कार्ड इशू हो सकते हैं। प्लस नंबर बदलने वाली चीज़ें हम स्ट्रिक्ट करती जा रही सरकार, ये सब भी एक तरीके से करंट अफेयर का पार्ट है। तो नंबर एक ही रखिए, और मैं तो कहता हूँ नंबर सिर्फ एक रखिए। जो टेलीग्राम नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया उसी से आप यूपीपीसीएस में रजिस्ट्रेशन करिए, और वही ईमेल आईडी रखिए जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल नंबर, मल्टीपल ईमेल आईडी, इन सबसे बचिए, अपना समय बचाइए। आपके ग्रुप में जो पिंड कमेंट होता है, कुछ लोग इसको रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ लोग उसको हटा देते हैं, क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सब मत करिएगा, ठीक है। ये क्रॉस पे क्लिक करने से वो पिंड वैसे हट जाता है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन वहाँ से चली जाती है, फिर आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो इसमें दिक्कतें होती हैं। ये मैंने लिख दिया है, ये सब वैसे बहुत अंडरस्टूड चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे वो सब हटा देते हैं, तो उसको जो है ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो डिवाइस है जिसमें स्टडी मटेरियल रखते हैं वो थोड़ा सा सेफ रखें, सिक्योर रखें। पिंड कमेंट के ऊपर जो ये क्रॉस लगा रहता है इसको आप जो है नहीं टच करिएगा, पिंड मैसेज नहीं हटाइएगा। मान लीजिए किसी का हट भी जाता है तो उसका भी एक सोल्यूशन होता है, आप अपना टेलीग्राम नंबर लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, वो रीअपीयर हो जाता है, ठीक है। अब पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, पेपर का पैटर्न भी समझना जरूरी है। कई सारे लोग पता करके ही आते हैं एडमिशन वगैरह लेने। खैर, इस पर बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, जिसकी तैयारी के लिए आप लोग जुड़े हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू या फिर जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो है। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं आसानी से। तो प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस का फर्स्ट पेपर जो होता है, इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है कि आप मेंस लिखने वाले हैं कि नहीं लिखने वाले हैं। इसी से आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे बनता है, ठीक है। और द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पे सीसैट का होता है। सीसैट की भी स्ट्रैटेजी, सिलेबस वगैरह अभी सब डिस्कस करेंगे, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए सीसैट में, वो भी बताएंगे अभी। इसका वेटेज लेकिन इतना है कि आपको 33% यहाँ पे स्कोर करना कंपलसरी है। 33% नहीं स्कोर करेंगे तो आपकी जीएस वाली आंसर शीट भी चेक नहीं होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में है। आई रिपीट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 3 रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक सही वाले क्वेश्चन का मार्क यहाँ पे हटा दिया जाता है। 3 रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है आपका एक राइट वाला यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। यही होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो। प्रीलिम्स यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट के फॉर्म में होता है, मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आगे कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ना ही कभी आपको लाभ देंगे। आपको सिंपली प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है।
और यही जरूरी है। कट ऑफ का मतलब है, अगर एज्यूम करते हैं कि अगर आपका कट ऑफ मान लीजिए गया 200 मार्क्स में से, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स मतलब 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का जो पेपर होता है जीएस का, उसमें मान लीजिए कट ऑफ गया जनरल के लिए 125, इतना जाता नहीं है, एज्यूम कर लीजिए। तो उसमें आप 125 लाएं या फिर 155 लाएं, आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। 155 लाने वाले को, 125 लाने वाले को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जो टोटल जो आपकी मेरिट बनती है वो मेंस पे बनती है। मेंस के पेपर होते हैं कितने, टोटल मिला के 8 पेपर होते हैं। 6 जीएस के पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल वगैरह हट चुका है 2023 से, आपको पता होगा। 6 यहाँ पे पेपर्स होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4, ये तो कन्वेंशनल है। GS5 और GS6 यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। जिन लोगों ने मेंस का ग्रुप ज्वाइन किया होगा प्रीलिम्स वाले के साथ, क्योंकि प्री मेंस का एक ही डेट पर अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप शुरू करता है, तो उनको मेंस का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा GS5-6 का। तो जीएस के 6 पेपर्स हो गए। एक पेपर होता है 150 मार्क्स का सामान्य हिंदी का, ये कंपलसरी पेपर, ये आपको देना ही देना है, और इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं। आई रिपीट, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं। ये कई लोग अलग से पूछते हैं, तो मैं बता दूं, इसमें इंग्लिश का कोई पेपर नहीं होता यूपीपीएससी में, सामान्य हिंदी का पेपर होता है और इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होते हैं। उसके अलावा निबंध का एक पेपर होता है, यानी कि ऐसे का, इसको आप इंग्लिश में और हिंदी में भी और उर्दू में लिख सकते हैं। 3 यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं यूपीपीएससी में ऐसे लिखने के लिए मेंस में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो ये बात हो गई हमारी कहानी 1500 मार्क्स की। 1500 मार्क्स इधर हो गए। पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। 1600 नंबर में से आपकी मेरिट यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। किस पोस्ट के लिए जो न्यूनतम मार्क्स, यानी कि जो सबसे कम मार्क्स जो कट ऑफ डिसाइड होता है आयोग के द्वारा, वो अगर आप लाते हैं तो आप अपनी पोस्ट तक पहुँच पाते हैं। तो ये है कुल मिलाकर यूपीपीएससी का परीक्षा योजना। यूपीपीएससी का एग्जाम जो काफ़ी हद तक यूपीएससी के पैटर्न को कॉपी करता है। तो प्रीलिम्स और मेंस पेपर में डिफरेंसेस होते हैं, जो बहुत ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए शुरू से। जो कि पेपर वस्तुनिष्ठ यानी OMR बेस्ड होता है आपका प्रीलिम्स का, और मेंस का पेपर सारे पेपर लिखित होते हैं, चाहे ऐसे का पेपर हो, चाहे आपका हिंदी का पेपर हो, और चाहे जीएस के 6 पेपर हो, सभी लिखित यानी कि रिटन फॉर्मेट में होते हैं। आप किसी एक लैंग्वेज में उस पर लिखेंगे, हिंदी या इंग्लिश में। मेरिट जो है इसी आधार पर बनती है। मेंस के पेपर्स पर जैसे हमने बताया 1500 मार्क्स के मेंस और 100 नंबर के पर्सनालिटी टेस्ट पर आपकी टोटल पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आपको एक कट ऑफ क्लियर करना है, और उसी से ये बस डिसाइड करेगा कमीशन कि आप मेंस देने के काबिल हैं या फिर नहीं, क्योंकि मेंस इतने सारे लोगों का नहीं कराया जा सकता है। 8 पेपर मान लीजिए 5 लाख लोगों को चेक करने पड़े आयोग को, तो कितना बड़ा मामला हो जाएगा, मतलब कितने रिसोर्सेस यहाँ पे वेस्ट होंगे। मतलब मैं एक रेशनल बता रहा हूँ कि इस तरीके का पैटर्न क्यों रखा गया होगा, क्या सोच रही होगी इसके पीछे। ये एक प्रीलिम्स एग्जाम कराते हैं, उसमें 5-7 लाख लोग, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, भाग लेना चाहे ले सकते हैं, उनका कट ऑफ निकाला जाएगा, और कट ऑफ मार्क्स जो लोग क्लियर करेंगे उतने ही लोग मेंस लिख सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। कट ऑफ डिसाइड होता है पोस्ट से। एक जो क्लॉज होता है वो ये होता है कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके 15 गुना लोग ही यहाँ पे मेंस लिखते हैं। ये बात बहुत क्लियर हर स्टेट पीसीएस यहाँ पे बताते हैं, चाहे जेपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे हरियाणा पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, वो पहले से बता देते हैं कि पोस्ट के कितना गुना लोग मेंस लिखेंगे। जैसे कहीं पर 13 गुना होता है, कहीं पर 18 गुना होता है, 15 गुना होता है यूपीपीएससी में। जैसे मान लीजिए पोस्ट जो है 220 आई है अगर, तो इसके 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे। जैसे 2024 में 220 पोस्ट अभी तक अनाउंस हुई हैं, आगे बढ़ भी सकती हैं। तो जितनी पोस्ट फाइनली प्रीलिम्स, जितनी ही पोस्ट पर प्रीलिम्स होता है, तो नंबर ऑफ पोस्ट इंटू 15 ये कैलकुलेशन होता है। इतने ही लोग यहाँ पे मेंस लिखते हैं। मान लीजिए पोस्ट 1000 है, ऐसा होता नहीं है आजकल, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं, तो मेंस कितने लोग लिखेंगे, 15,000 लोग मेंस लिखेंगे। ये कैलकुलेशन होता है। तो ये यहाँ पर है कि आपको उन 15 गुना लोगों में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है प्रीलिम्स एग्जाम में। और जैसा कि कई सारे हमारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट कहते हैं कि ये सांप सीढ़ी का खेल है। जैसे अगर आपने 99 के अंक पर भी हैं सांप सीढ़ी में, और आपको सांप ने काट लिया, या फिर आप सांप वाले पे आ गए, तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ता है, 0 से, 1 से शुरू करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा अगले साल फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है, फिर आप मेंस में जाएंगे। अगर आप मेंस में फेल हो जाते हैं तो फिर से अगली बार प्रीलिम्स देना पड़ता है। मान लीजिए आप तीसरे साल प्रीलिम्स क्लियर करके, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे और फाइनली पोस्ट नहीं मिली, तो फिर अगले साल आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है। तो प्रीलिम्स जो है मोस्टली फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, आयोग आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेता है पूरे सिलेबस में से 150, और उसमें से ये डिसाइड हो जाता है कि आप सिलेबस की समझ बना पाए या फिर नहीं बना पाए। अगर नहीं बना पाए तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, मेमोरी स्किल्स यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेमोरी स्किल्स ऐसा नहीं बादाम खाने से आएगी। मेमोरी स्किल्स आएगी लगातार स्टडी करने से, लगातार रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से। मेमोरी स्किल्स से कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि इनहेरेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लगातार रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, या नहीं भी करते हैं, रेगुलर रिवीजन पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं अपनी गलतियों का, तो मेमोरी स्किल सेट होना जरूरी नहीं है। मेमोरी स्किल्स जरूरी, हाँ बिल्कुल ऐसा है, किसी की स्किल्स अच्छी होती है, किसी की नहीं, लेकिन मेमोरी स्किल्स एग्जाम क्लियर करने लायक बनाई जा सकती हैं।
ठीक है, तो ये बादाम खाने से नहीं बनती है, ये होगी तैयार करने से मेमोरी स्किल्स बनेगी। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको एनहांस करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पे मैंडेटरी है, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता है, बल्कि दोनों ही स्टेजेस में, यहाँ पर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है, इसके बिना नहीं हो सकता है। और प्रीलिम्स में भी जब तक आप क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं सॉल्व करते हैं, चाहे वो क्विज फॉर्म में हो, चाहे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हो, चाहे फुल इन टेस्ट हो, चाहे सेक्शन वाइज टेस्ट हो, आप एमसीक्यू जब तक नहीं सॉल्व करेंगे आप नहीं कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन ही वहाँ पे सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके पीछे आपके 10,000 12,000 क्वेश्चन की तैयारी मैंडेटरी है। जैसे मुख्य परीक्षा में कितने क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, 20 के अराउंड क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, लेकिन आप जब तक 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते हैं, तब तक आप 20 क्वेश्चन कई बार पूरे ही नहीं कर पाते हैं 3 घंटे में, ठीक है। तो यही अप्रोच यहाँ पर भी है। 150 क्वेश्चंस आपको बहुत दर्द देते हैं अगर आपने पहले से क्वेश्चंस की तैयारी ना की हो, ठीक है। वो जो कहावत है मतलब कि युद्ध के मैदान में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा अगर आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान या फिर तैयारी के दौरान पसीना बहाते हैं, तो सिंपल। रिवीजन यहाँ पे मैंडेटरी है, रिवीजन के बिना यहाँ पे नई चीज़ें काम करती हैं। इफेक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे वापस लौटते हैं फीचर्स ऑफ द ग्रुप में। डाउट क्लियरेंस का प्रोसेस यही है कि पहले आपको डिस्कशन ग्रुप में पूछना है, अगर आपको फिर नहीं समझ में आता है तो आप ज्ञान सर के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कीजिएगा लिख करके, ठीक है। वॉइस मैसेज यहाँ पर अटेंड नहीं किए जाते हैं, तो आपको वॉइस मैसेज अगर कर देते हैं तो बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, या फिर आपका उत्तर ना मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। कॉलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, केवल और केवल लिख करके टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पे बता सकते हैं। पेपर कभी पूरा नहीं करना होता है, 150 क्वेश्चंस जो है नहीं अटेम्प्ट करने पड़ते हैं पूरे, लेकिन आपको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा अटेम्प्ट करने होते हैं, वही टारगेट करने होते हैं कि आपका कट ऑफ निकल जाए और आप मेंस में अपीयर हो सके। कैसे होना है, कितना कट ऑफ रहा है प्रीवियस में, वो सभी भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको प्रीलिम्स देने से पहले तक मेंस तक के बेसिक्स यहाँ पे क्लियर कर लेने हैं, जिससे जैसे ही आप प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हो आप आंसर राइटिंग में जुट जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है। मेंस की पूरी तैयारी कभी भी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद नहीं होती है। और आपने प्रोसेस देख ही ली है, यूपीपीएससी अब 1 ईयर प्रोसेस फॉलो करने जा रहा है, यानी कि आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस लिखने का बहुत समय नहीं मिलने वाला। वैसे भी पेड ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना काफ़ी रही है, स्ट्रैटेजी हमेशा से बताते आ रहे हैं। तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी देखने वाला हर कोई सिलेक्ट हुआ है? उत्तर नहीं। हमारी स्ट्रैटेजी देखने के बाद जिसने पूरी स्टडी अपनी की है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो किया है, हमारा कंटेंट फॉलो किया है, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो किया है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया है और लगातार रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन की है, वही लोग सिलेक्ट हो पाए हैं। और आगे भी जो ऐसे लोग जो चीज़ें मैंने बताई, जो चीज़ें अगर जो पहले लोग कर चुके हैं वो आप भी कर लें तो आप भी हो सकते हैं, सिंपल बात है। तो पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है उसको फॉलो भी कर रहा है डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर आपको कम से कम 5 घंटे की स्टडी यहाँ पर शुरू कर देना है और एग्जाम तक आते आते इसको बढ़ा करके 7 से लेकर 9 घंटे तक ले जाना है, जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है। 5 घंटे से आपको शुरुआत करनी है। 5 घंटे कैसे मैनेज होंगे अभी आगे आपको बताया जाएगा। प्रीलिम्स से पहले 6-7 हज़ार क्वेश्चन मैंडेटरी है, प्रैक्टिस करके जाने हैं। हम इससे ज़्यादा ही कराते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और भरपूर अच्छे से हो सके। एक ही फैक्ट को कई तरीके से पूछते हैं हम लोग, तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कम से कम 6-7 हज़ार तो करने हैं। पीवाईक्यू भी अगर आप देखें तो 3 से 4 हज़ार तो पीवाईक्यू होते हैं रेलिवेंट वाले। प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या क्या है? जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में आ चुके हैं, सिर्फ यही रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, बाकी सबको नहीं फॉलो करना है। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन के सिवा, टाइम वेस्टेज के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। SCS पेड क्विज ये आपको फॉलो करना है। SCS पीवाईक्यू कंपाइलेशन, SCS की टेस्ट सीरीज, SCS MCQ बैंक, ठीक है। ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा हुआ है। पहली प्रायोरिटी पेड क्विज, फिर पीवाईक्यू कंपाइलेशन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर MCQ बैंक, ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा हुआ है। मतलब ये 3 तो आपको करके जाना ही जाना है कम से कम, ठीक है। और ये भी कर लेते हैं MCQ बैंक तो फायदा ही रहेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो बेसिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट होता है, प्रीलिम्स का जो सिलेक्शन मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं, करंट अफेयर की पापा PDF होती है, वो एग्जाम से 20-25 दिवस पहले दी जाती है। लिस्टिंग कंपाइलेशन आपको अब 6th वर्जन मिलेगी। कौन सी मिलेगी? 6th वर्जन। 5th वर्जन 2024 वालों के लिए थी और 6th वर्जन में आमूलचूल परिवर्तन हमारी टीम करने की योजना बना रही है। इसको इतना शॉर्ट हम लोग कर देना चाहते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन डेंस कर देना चाहते हैं। ग्राफिक्स मैप्स का भरपूर यूज इस बार किया जाएगा। कई सारे माइंड मैप बना करके आपको इस बार कंटेंट में दिए जाएंगे, जिससे आपको ग्रास्प करने में आसानी हो, चीज़ें आपके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर रहें और कई बार जो फैक्ट में आपको कन्फ्यूजन रहती है वो ना रहे। तो ये प्रयास किया जा रहा है। 5th वर्जन यहाँ पे अब नहीं काम करेगा 2025 वालों के लिए। 5th वर्जन अगर आपके पास है भी, आप हमारे प्रीवियस ग्रुप में हैं, तो रिकमेंडेड यही कि 6th वर्जन जब आएगा तो आपको पढ़ना मैंडेटरी है, ठीक है। तो कब आएगा उसकी डेट यहाँ पे दी हुई है। डेट काफ़ी लंबी दी है क्योंकि तब तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करना है। कौन कौन सी चीज़ें कवर करना है वो भी आगे बता रहे हैं। आपको पूरा प्रीलिम्स का बेसिक कवर करना है और मेंस का जो बेसिक है वो पढ़ करके रखना है। थ्योरी अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर कर ली है। GS के 6 पेपर की पूरी सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है और हिंदी का जो आपको कंटेंट तैयार करके रखना है। तो हिस्ट्री की कब मिलेगी? 28 अक्टूबर को। ज्योग्राफी की हमने 19 अक्टूबर लिखा है और
एनवायरनमेंट की 28 सितंबर को, विज्ञान की 15 नवंबर को, पॉलिटी की 22 नवंबर को और इकोनॉमी की 25 नवंबर को। इसमें कुछ परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। इसको पहले भी दिया जा सकता है, थोड़ा बाद में भी दे सकते हैं, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। टेंटेटिव डेट्स ये हैं। अब बात कर ले रहे हैं 3 स्टेज स्ट्रैटेजी की, जो सर ने अभी बताया वीडियो की शुरुआत में। 3 स्टेजेस की स्ट्रैटेजी है क्या एक्चुअली? 3 स्टेज स्ट्रैटेजी में पहला स्टेज है बेसिक का। इसमें 30 से 50 दिन का आपका ड्यूरेशन है। पहले स्टेज का ड्यूरेशन कितना है? 3 से 50 दिवस का। इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, प्री मेंस दोनों की बनानी है। ये कैसे बनेगी? बेसिक बुक से। तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स दी गई हैं, जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की समरी पीडीएफ दी गई है। इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, बहुत शॉर्ट मटेरियल है। समरी का बेसिक बुक थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसको कैसे कवर करना है और उसके लाभ क्या क्या है, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। लाभ सिंपल बात यही है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारा कंटेंट पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो उसका लाभ नहीं है। अगर आप मेंस के लिए खुद को प्रीलिम्स एग्जाम होने से पहले तक मजबूत ना कर लें। आई रिपीट, कहने का आशय ये है कि सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना है। प्रीलिम्स तो स्क्रीनिंग स्टेज है, असली परीक्षा तो मेंस में होगी। तो मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग करने के लिए आपको बेसिक पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग बेसिक पर नहीं अपना क्लियर कर पाते हैं और डायरेक्टली आंसर राइटिंग में कूद जाते हैं, तो उनको समस्या होती है। तो बेसिक बनेगा एनसीईआरटी की बुक से, और सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं, केवल 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इसमें बेसिक बुक्स आपको जरूर यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक किताब है, लक्ष्मीकांत की बुक है, उसको हम लोग देंगे नहीं ग्रुप में। उसको आप चाहें तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या फिर उसकी पीडीएफ जो है हर समय अवेलेबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, पॉलिटी की पीडीएफ जो है लक्ष्मीकांत की कॉपीराइटेड है, इस वजह से हम उसको नहीं ऑफिशियली ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन आपको एक बुक खाली लेने के लिए बताया गया है इस पूरे पेड ग्रुप में। लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वो मेंस में भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकती है। उसके सारे चैप्टर्स नहीं जरूरी हैं। प्रीलिम्स के लिए जो हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन आएगी पॉलिटी की, वही सफिशिएंट है। बेसिक बनाने के लिए इसको देखिए आप, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे पार्लियामेंट वगैरह है, जो बेसिक है गवर्नेंस वगैरह का, उसको आप देख लीजिए एक बार एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैसे हमारी पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उससे जुड़े केसेस, ये सब एक बार देख लीजिए। तो पॉलिटी की बेसिक बनेगी लक्ष्मीकांत से। हिस्ट्री के लिए क्या क्या है? ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक्स हैं। अभी किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है अभी मैं इनमरेट करके आपको डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इसको ओवरऑल समझिए क्या है। 3 सब्जेक्ट की बेसिक आपको जरूर कवर करना है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। 30 से 50 दिन में इसको कंप्लीट करना है। पहला स्टेज यही है। फिर अगले 3 से 5 महीने के बीच आपकी प्री मेंस की टोटल यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी चलेगी। अब पहले क्या हुआ, बेसिक आपने कवर कर लिया 3 सब्जेक्ट का, फिर बचे हुए सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स के हैं उसको तैयार करना है। कौन कौन से बचे हुए? एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, और भी अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर है, मिनरल डेटा है, मिसलेनियस है, वो सब आपको कवर करना है। करंट अफेयर मंथली वाला कवर करना है सेकंड स्टेज में। और मेंस का कंटेंट आपको पढ़ के रखना है, मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस करके रखनी है। मेंस का जो टोटल कंटेंट है जीएस के 6 पेपर्स का और हिंदी का, उसका स्टडी मटेरियल आपको पढ़ के रखना है। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप मेंस के लगातार आगे खुलते रहेंगे। जो लोग अभी से मेंस ग्रुप में आ चुके हैं प्रीलिम्स वाले के साथ, उनको रिकमेंडेशन ये है कि मेंस वाला मटेरियल आप अभी तुरंत ना पढ़ करके, जो ये फर्स्ट स्टेज है 30 से 50 दिवस वाला, उसके बाद पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, फिर लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। लास्ट के जब आपके करीब एग्जाम के कितने 3 महीने पहले बचे हो, 90 दिवस बचे हो, तो टोटल आप आ जाइए सब कुछ छोड़ करके प्रीलिम्स की तैयारी पर, प्रीलिम्स की सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप आ जाइए। कंपाइलेशन लिस्टिंग 6th वर्जन मिल जाएगा, करंट अफेयर की पापा पीडीएफ मिल जाएगी, लगातार क्विज में प्रैक्टिस चलेगी, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल उसी हिसाब से ट्यून किया जाएगा जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर हम लोग कवर कर सकें। तो इन तीनों के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी। लास्ट स्टेज यानी कि प्रीलिम्स से जस्ट पहले की प्रीलिम्स की सिलेक्शन वाली तैयारी होगी थर्ड स्टेज में। जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स में फर्स्ट स्टेज के बाद आप क्या कर सकते हैं, 2025 का मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है उससे आप लाभ ले सकते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4, 5, 6 का आप पढ़ कर रखिए पूरा स्टडी मटेरियल, पूरी अंडरस्टैंडिंग उसकी बनाइए। और क्योंकि जैसे ही फिर प्रीलिम्स ओवर हो, प्रीलिम्स का एग्जाम होते ही आप आंसर राइटिंग में जुट सकें, ऐसा आप बनाइए अपना शेड्यूल। तो प्रीलिम्स का जीएस के 6 पेपर का पूरा स्टडी मटेरियल आप पढ़ लें, ऐसे 2-4 लिख करके अपना चेक करा लें। अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें मिलेगा हिंदी वाले में। और करंट अफेयर के अपडेट के साथ इसको लगातार फॉलो करते रहें, जिससे प्रीलिम्स का ओवर होने के तुरंत बाद सिर्फ आंसर राइटिंग आप करें। ठीक है, तो ये है हमारे 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी। इसको थोड़ा सा और समराइज कर लेते हैं। देखिए 3 स्टेज स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होगी। ब्रीफली मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी कंफ्यूजन हो, इस पिक को यहाँ से एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। 5 आवर्स अ डे से शुरुआत होगी फर्स्ट स्टेज में। 4 से 5 घंटे यहाँ पे निकालना जरूरी है, 4.5-5 घंटे हर हाल में आपको निकालने होंगे अपना बेस मजबूत करने के लिए। सेकंड स्टेज में स्टडी आवर्स बढ़ेंगे, ये 6 से 7, 7.5 घंटे जितना भी आप इसको बढ़ा पाएं। और फिर आपको 8-9 घंटे डेली यहाँ पे थर्ड स्टेज में पढ़ना होगा। थर्ड स्टेज की ड्यूरेशन सिंपल है। थर्ड स्टेज जो भी एग्जाम डेट अनाउंस होगी उससे 80 दिवस पहले आपका शुरू हो जाना चाहिए, 90 डेज प्रायर टू एग्जाम। 80 नहीं, एक्चुअली 90 दिवस।
रफली 80-90 दिवस पहले आपका ये शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ होता है, लेकिन 80 दिवस पहले भी आप इसको शुरू कर सकते हैं एग्जाम डेट से। फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन हम बता चुके हैं आपको, 30 से आप 45 डेज, मैक्सिमम 50 डेज में अपना बेसिक यहाँ पे कंप्लीट करिए। अगर आप डेली 5 घंटे देते हैं तो 45 दिवस में कंप्लीट हो जाएगा। अगर भले ही आप स्लो रीडिंग करते हैं, स्लो लर्नर है, तब भी हो जाना चाहिए। 50 दिवस मैक्सिमम आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सटेंड मत करिएगा। सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन लंबी रहेगी, ये आपका 4 से 6 महीने या 5 महीने तक चल सकता है। जो भी यहाँ पे एग्जाम डेट अनाउंस हो उस हिसाब से, ये आयोग के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि सेकंड स्टेज कितना लंबा खींचेगा। लेकिन सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन अनडिफाइंड है, तो सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा स्टडी आपको करना है। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आपका तब तक चलता रहेगा जब तक एग्जाम डेट आपको पता ना हो। एग्जाम डेट आपको 3 मंथ पहले जनरली पता चल जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करना है? फर्स्ट स्टेज में बेसिक बुक्स आपको कवर करना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए। केवल तीन ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको बेसिक बुक यहाँ पे कवर करना होगा। साइंस के लिए हमने जो समरी दी है वो बस सफिशिएंट होगी। साइंस के लिए बेसिक बुक नहीं कवर करना है, एनवायरनमेंट के लिए नहीं कवर करना है, इकोनॉमी के लिए सिर्फ एक 9th क्लास की किताब है। उसके अलावा हमने जो है आपको नोट्स दिए हैं उसको आप पढ़िए। समरी दी है हमने क्लास 9 से 12th की एनसीईआरटी बुक्स की, उसको आप पढ़िए। अभी सब्जेक्ट वाइज भी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। ओवरऑल अभी समझिए 3 स्टेज, और अभी सब्जेक्ट वाइज अभी सब बता दिया जा रहा है आपको। और फिर एक डेली आप बेसिस पर आपको क्या काम करना है, डेली करंट अफेयर को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, ठीक है। इसमें आप शुरू में 30 से 45 मिनट दे सकते हैं करंट अफेयर की पीडीएफ तैयार करने के लिए। वीडियो भी हम लोग देते हैं, वीडियो देखना मैंडेटरी नहीं है। कोशिश करिए कि आप खुद से पढ़िए। शुरू में आप वीडियो की सहायता ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप इसको खुद से निपटाइए, और इसको इस तरीके से निपटाइए जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं। क्या आप न्यूज़पेपर तैयार करते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर याद करते हैं? नहीं। तो न्यूज़पेपर की तरीके से इसको लेना है, और 45 मिनट तक आपको मैक्सिमम लग सकते हैं कवर करने में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सिलेबस के साथ, अदर स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और पीवाईक्यू देखेंगे, आपको समझ बनती जाएगी किस तरीके से इसको कम समय में कवर किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज में कम से कम जो प्री स्पेशल पिछले 2 मंथ के करंट अफेयर है ना, ये आपको तैयार कर लेना है, और यूपी करंट अफेयर भी पिछले 2 मंथ के एटलीस्ट आपको तैयार कर लेना है। मैं टारगेट भी आपको बता दे रहा हूँ कितना एटलीस्ट अचीव हो जाना चाहिए फर्स्ट स्टेज में। पीवाईक्यू की स्टडी एनालिसिस आप शुरू कर सकते हैं। पीवाईक्यू लगाने नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, एनालिसिस करनी है खाली। किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, टफ वाले कितने, ईजी वाले कितने, स्टेटमेंट वाले बनते हैं कितने, मैचिंग वाले बनते हैं, असर्शन रीजन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब एनालिसिस करिए आप। और नोट मेकिंग थोड़ी थोड़ी चाहें तो कर सकते हैं। अभी नोट मेकिंग का तरीका हम साझा करेंगे। नोट मेकिंग मैंडेटरी नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर भी पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, लेकिन नोट मेकिंग थोड़ा थोड़ा अगर सीखेंगे तो आगे आपको काम देता है। फर्स्ट स्टेज में सीखना है, सेकंड स्टेज में मैंडेटरी नहीं है, थर्ड स्टेज में नोट मेकिंग मैंडेटरी नहीं है। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली अदर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल कवर करना है, और आपको समरी रिवाइज करनी है, जो बेसिक बुक जिन सब्जेक्ट की आपकी पूरी हो गई है। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की आपको समरी एक बार पढ़ लेनी है सेकंड स्टेज में। और फिर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और जो बाकी कुछ एसेसरी सब्जेक्ट हैं, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह, इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा एक बार। और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे डेली करंट अफेयर का आपको बहुत कम यहाँ पे करना है। आप ऐसे स्टेज पे आए कि आप 10 से 15 मिनट में पूरा डेली करंट अफेयर तैयार कर लें। तैयार करने का मतलब एक एक शब्द याद करना है, आप रीड करने की उसमें समझ बनाइए, ठीक है। रिवाइज करिए आप डेली का जो मंथली दिया जाता है उससे। डेली करंट अफेयर है, फिर आप सेकंड स्टेज में 10-15 मिनट से ज़्यादा उसमें समय नहीं दीजिए, ठीक है। और आप ऐसा खुद भी करने लगेंगे। ये कोई कहने की बात नहीं है कि पहले 45 मिनट से 15 मिनट कैसे आएंगे। लगातार रीड करेंगे, लगातार अंडरस्टैंड करेंगे उसको, जहाँ 45 मिनट लग रहे होंगे वहाँ फिर 10 से 15 मिनट में भी समझ में आने लगेगा। और ये थर्ड स्टेज मतलब सेकंड स्टेज जो है, इसमें जो तीसरा काम ये करना है ज़रूरी, मेंस का स्टडी मटेरियल आपको स्टडी करके रखना है पूरा। मेंस का काफ़ी स्टडी मटेरियल है, 6 पेपर जीएस के हैं। 4th पेपर में थोड़ा कम सिलेबस है जीएस 4 में, लेकिन 5-6 में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है जीएस 1-2 में। तो मेंस का स्टडी मटेरियल अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखना है। जनरल हिंदी में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तत्सम, तद्भव, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द, वर्तनी शुद्धि, इनकी अंडरस्टैंडिंग आप बना के रखिएगा। आंसर राइटिंग भले ही ना कर पाएँ, आंसर राइटिंग वैसे तो आपको थोड़ा बहुत करना शुरू कर देना चाहिए सेकंड स्टेज के लेटर स्टेज में, लेकिन अगर नहीं भी कर पाएँ तो कम से कम स्टडी मटेरियल अच्छे से आप रीड कर लें, ये इंश्योर करिएगा। फिर लास्ट 6 मंथ का आपको यूपी करंट अफेयर और प्री स्पेशल करंट अफेयर जो है ये तैयार हो जाना चाहिए। डेली क्विज प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हो जाएगी, डेली क्विज प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू कर लीजिएगा। थर्ड स्टेज की अगर बात कर लें तो थर्ड स्टेज में 8 से 9 घंटे आपको स्टडी मटेरियल को देने हैं, और इसमें सिर्फ प्री ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल ही रहेगा। प्री ओरिएंटेड में टॉपिक वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2024 वाला पेपर भी लगा करके अपडेट करके हम दे देंगे। अभी तक जितना अवेलेबल है यूपीपीएससी पीवाईक्यू हमने दे दिया है, और जब ये थर्ड स्टेज वाला आएगा तो आपको एक और बार अपडेट करके पीवाईक्यू दे दिया जाएगा। जितने भी अन्य पेपर हुए होंगे हाल में उन सबको शामिल करते हुए, तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आपके पास पीवाईक्यू आ जाएंगे। उसको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू स्टडी करना है, और बेसिक जो आपका बचेगा, जो कोर स्टडी मटेरियल बचेगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वो 6th वर्जन लिस्टिंग कंपाइलेशन जो हम लोग देंगे वो होगा। लिस्टिंग कंपाइलेशन आपको हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की मिलती है, साइंस की भी मिलती है, इकोनॉमी में कंपाइलेशन पीडीएफ मिलती है केवल इकोनॉमी की, कोई लिस्टिंग नहीं होती है इकोनॉमी की।
इकोनॉमी में लिस्टिंग की जगह क्या होता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे की समरी होती है, जो लेटेस्ट बजट होगा 2025 का वो आपको मिलेगा। बल्कि इस साल का भी बजट इकोनॉमिक सर्वे जो जुलाई में आएगा वो भी जरूरी हो सकता है, जब नई सरकार बन करके आएगी, क्योंकि चूंकि इलेक्शन ईयर है तो बजट आया रही, इंटरिम बजट आया, तो जो बजट आएगा जुलाई में, इकोनॉमिक सर्वे जो जुलाई में आएगा उसकी समरी आपको मिलेगी, वो स्टडी करना है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज पेड क्विज आपका कोर यहाँ पे प्रैक्टिस रिसोर्स हो जाएगा। पेड क्विज में लगातार हम यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कराना शुरू कर चुके होंगे, उसको आप लगाइए, टफ लेवल के क्वेश्चंस लगाइए, कई सारे तो इसी सेकंड स्टेज में भी आप कर लेंगे। थर्ड स्टेज में आते आते हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देते हैं और कई सारे टफ ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार करने लगते हैं। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। नोट मेकिंग आप कर पाए या ना कर पाए, हमारे स्टडी मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना आपके लिए यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। आई थिंक अब सब क्लियर है। फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन क्या है, 30 से 45 से 50 दिवस। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और एबिलिटी पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेज 50 दिवस से ज़्यादा आप नहीं खींचिए। सेकंड स्टेज लंबा चलेगा, इसमें आपको कई सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। मेन इसका स्टडी मटेरियल इसमें पढ़ करके रखिए, ये आपका सबसे जरूरी टास्क है। लास्ट 6 मंथ की यूपी करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर तैयार करके रखिए, क्योंकि जब थर्ड स्टेज में हम टोटल पीडीएफ दे देते हैं ना, पापा पीडीएफ जिसको करंट अफेयर की बोलते हैं, जो फाइनल पीडीएफ होती है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी अगर आपने सेकंड स्टेज में ये करंट अफेयर तैयार कर रखे होंगे। तो अगर आप इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से धारा प्रवाह में बढ़ते जाते हैं, अगर आप लंबे लंबे ब्रेक्स नहीं लेते हैं स्टडी से, तो इतना करने से कट ऑफ क्लियर करना आपका लगभग सुनिश्चित हो जाता है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता यूपीपीएससी में, क्योंकि हमको ज़्यादा इससे अंदाज़ा मिल नहीं पाता है क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में अंदाज़ा मिलता है हमको पीवाईक्यू देखने से। फिर भी सिलेबस एक बार देखना जरूरी होता है हमेशा ही। इसका प्रिंट लेकर के चाहे तो आप अपने डेस्क पे लगा सकते हैं, या आपको हमेशा अंदाज़ा रहे कि क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स हैं। सिलेबस बहुत ही कोहेसिव फॉर्म में लिखा गया है। कुछ स्टेट पीसेस बहुत इसको एक्सपैंड करके देते हैं, स्पेसिफाई करके देते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपने यूके पीएससी का अगर सिलेबस देखा हो, झारखंड पीसीएस का देखा हो, एमपी पीएससी का देखा हो, तो उसमें टॉपिक्स के नाम लिखे रहते हैं, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिखे रहते हैं ओवरऑल। जैसे भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास यहाँ पे लिख के आता है। तो ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इससे कुछ भी आ सकता है। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हमको कहाँ तक का इतिहास पढ़ना है, किस ईयर तक का इतिहास पढ़ना है, कौन कौन से शासकों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है मॉडर्न इंडिया में, ये सब नहीं इसमें लिखा जाता है। इसका आइडिया हमको ज़्यादातर पीवाईक्यू से मिलता है, लेकिन फिर भी सिलेबस एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ पे हो गया करंट अफेयर, जो कि 40% लगभग वेटेज रखता है। प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक में करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो यूपी पीसीएस ऐसा स्टेट पीसीएस है जहाँ पर 40% वेटेज करंट अफेयर का होता है। प्री मेन्स इंटरव्यू सब मिला के मैं बता रहा हूँ। इसके बाद भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्र आंदोलन है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट। फिर भारत का भूगोल, वैश्विक भूगोल, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, ठीक है, वैश्विक भूगोल है, और इसमें मानव भूगोल भी आता है, लिखा नहीं गया लेकिन आता है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है इसमें। इसके बाद संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती राज है, लोक नीति के मुद्दे, अधिकार संबंधी मुद्दे यानी कि राइट्स इश्यूज हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास है, सतत विकास लक्ष्य इसमें है, सतत विकास इसमें शामिल है, गरीबी है, निर्धनता की अवधारणा, जनसांख्यिकी है जिससे सेंसस इसमें पूछा जाता है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं या फिर कैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं भी बताऊंगा आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण यहाँ पे लिखा हुआ, जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। अब जो ऊपर सिलेबस लिखा गया था उसी को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया है, ठीक है। मतलब जो ऊपर चीज़ें लिखी उसी को थोड़ा सा समझाते हुए लिख दिया है। अब जैसे इसमें अगर आप देखें ब्रॉड एनालिसिस कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हर साल अब सवाल आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक सवाल आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री बैकग्राउंड पर एक सवाल जरूर आता है। पॉवर्टी है तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, ठीक है। इन पॉवर्टी और इंक्लूजन है तो पॉवर्टी एलिमिनेशन संबंधी जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है वो पूछी जाती हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए जो कमिटीज़ बनी थी कई बार उसके संबंध में सवाल आते हैं। ये सब पीवाईक्यू से हमको पता चलता है, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है। अब जैसे इसमें लिखा है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, क्या लिखा है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, तो आपको क्या इसमें पता चल रहा है क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछी जाती है गवर्नमेंट स्कीम। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्कीम आपसे पूछी जाती है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट स्कीम के बारे में इसमें फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में बेसिक्स इसमें आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बेसिक आता है, और करंट इवेंट भी, अगर कोई क्लाइमेट चेंज संबंधित है, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गई कहीं पर भी, ठीक है, उसके संबंध में भारत ने कोई राहत भेजी है, राहत सामग्री भेजी है, तो किस जहाज से भेजी है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मतलब बहुत ही डिटेल में घुसता है आयोग क्वेश्चन बनाने के मामले में। ये सब चीज़ें आप आगे पीवाईक्यू एनालिसिस से समझेंगे। जीएस पेपर 2 यानी सीसैट का होता है। सीसैट में फोकस करिए कि आप पीवाईक्यू सबसे पहले कवर कर लें, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ही कोशिश करिए पीवाईक्यू कवर कर लीजिए, अदरवाइज सेकंड स्टेज तक आते आते पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस का महत्व ज़्यादा रहता है। इसमें आपको 33% लाने हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें एक्सेल करके कोई फायदा नहीं है। इसमें एक्सीलेंस गेन करने के चक्कर में जो
प्रेशियस टाइम, कई बार आप जीएस के अपने कमजोर सब्जेक्ट की तैयारी में लगा सकते हैं, उसको यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दीजिएगा। मतलब कोशिश करिए कि 33% इंश्योर कर लें, फिर यहाँ से हट जाएँ, ठीक है। 33% इंश्योर करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स इसमें कई बार आते हैं, अरिथमेटिक में भी, रीजनिंग में भी। और जनरल हिंदी और इंग्लिश में अगर आप देखें तो एक पैराग्राफ वाले जो सवाल आते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स की आवश्यकता होती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स आपकी डेवलप हो चुकी होती है इतना बड़ा जीएस का सिलेबस फॉलो करके, कि आपको पता लग जाता है कि अगर कोई पैराग्राफ है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कैसे आंसर करना है। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स तो जीएस का सिलेबस कवर करते करते ही आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे स्टडी मटेरियल हम लोग देते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस इन टॉपिक से जो बन जाते हैं, अनेकार्थी हो गया, विलोम हो गया, संधि समास हो गया, शब्द रूप हो गया, पर्यायवाची मुहावरे। इसका हम टॉपिक देते हैं कंटेंट वाला, ठीक है, मतलब कंटेंट देते हैं इसमें, और उसको आप अगर स्टडी कर लें तो 33% आराम से ले आते हैं। जनरल इंग्लिश, हिंदी का और इंटरनेशनल स्किल का थोड़ा सा कंटेंट आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा, स्टैट्स, ये तो प्रैक्टिस पे आधारित है, उस पर प्रैक्टिस का महत्व रहेगा। और प्रैक्टिस आपको सबसे पहले पीवाईक्यू करनी है। पीवाईक्यू बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा सीसैट के पीवाईक्यू यूपीपीएससी पे एक जैसे ही आते हैं। मतलब पेपर्स जीएस वाले तो बदलते रहते हैं, जीएस वाला कभी टफ है, ट्रिकी है, एनालिटिकल क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन सीसैट में अगर देखें तो जैसा पेपर 2019-20 में आया करता था, वैसे ही 2024 में भी आ सकता है, 23 में भी इसी तरीके का आया था। ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं, एक जैसे सवाल आते हैं सीसैट में, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे लाभ भी मिलता है। सीसैट में आप जिस स्ट्रीम से हैं, मान लीजिए आप जो है हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हिंदी में आपको लाभ मिल जाता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में इन सब में लाभ मिल जाता है। जो बेसिक चीज़ें हम अपने हाई स्कूल में कवर करते हुए आए हैं, वर्ड मीनिंग में आपको लाभ मिल जाता है। पंक्चुएशन, स्पेलिंग में जो भी इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट है, इसके क्वेश्चन एक दो जो आते हैं उसको कर लेते हैं अपने आप ही, बिना किसी स्पेसिफिक तैयारी के। पार्ट ऑफ स्पीच में थोड़े से रूल्स रिवाइज कर लीजिए, एक्टिव पैसिव वॉइस हमारे नोट से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, उससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिएगा, जो विषय आपके कमजोर हैं उनको आप तैयार करिए। एटलीस्ट 33% लाना इस सिलेबस से सुनिश्चित करना आपका काम होगा। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस हम जरूर कराएंगे, और कंटेंट यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का आपको दिया जाएगा। अब प्रीलिम्स में टारगेट कितना करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट वगैरह के बारे में आगे स्ट्रैटेजी मिलती रहती है, लेकिन ओवरव्यू आपको पता रहे। नेगेटिव मार्किंग जब से लागू हुई है तो कट ऑफ जो है तो कम जाने लगा है। पहले कट ऑफ ज़्यादा जाता था और काफ़ी अच्छे स्कोर भी लोग ले आते थे। जब से नेगेटिव मार्किंग आई है, आप देखें इसमें 2018 से इंट्रोड्यूस हुई है। 2018 के प्रीलिम्स में 126 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया था। 200 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, ये क्लैरिटी हमेशा रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 200 नंबर का पेपर होता है जीएस का, लेकिन क्वेश्चन 100 नहीं होते हैं, ना 200 होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 150। तो 150 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही होने चाहिए थे? 94.5 क्वेश्चंस यहाँ पे सही होने चाहिए थे नेगेटिव मार्किंग हटा करके। और नंबर की बात करें तो 126 नंबर आपके आने चाहिए थे। पेपर काफ़ी इजी लेवल का आया था। अगर आप देखें पिछले 6 वर्षों में सबसे इजी 2018 वाला ही है, जब से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई। पेपर का ट्रेंड बदलना चालू हुआ था 2019 से। 2019 ने एक बार एकदम से चौंका दिया था, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यूपी जीके का, यूपी करंट का इसमें नहीं आया था। तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा और कम गया था। कट ऑफ यहाँ पे 87.75 क्वेश्चंस गया था, 200 में से 117 नंबर कट ऑफ गया था। पीसीएस 2020 में 110 कट ऑफ रह गया था पेपर, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी साइड था, टफ साइड था। तो 200 में से 110 नंबर आपको यहाँ पे लाने थे। फिर 2021 में कट ऑफ यहाँ पे 115 गया था। इसमें आपको जो है 200 में से 115 नंबर चाहिए थे। 2022 में कट ऑफ यहाँ पे 111 नंबर गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन 83.28 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। अभी जो कट ऑफ बताया जा रहा है, ये हाईएस्ट कट ऑफ बताया जा रहा है जो यूआर का जाता है। बाकी सब कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा कम कम उस हिसाब से रहता है। ओबीसी का सेम जाता है उत्तर प्रदेश में, विमेन का थोड़ा सा कम रहता है, फ्रीडम फाइटर का थोड़ा सा कम रहता है, और एससी स्टूडेंट्स का, एसटी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कम कम रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप हाईएस्ट की ओर टारगेट करें। सो एज अ स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत में फर्स्ट स्टेज से ही आप टारगेट रखिए। 105 सही क्वेश्चन हमको चाहिए। 150 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग हटा करके बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। 2023 में जो हमने स्टडी मटेरियल दिया था उसमें 125 क्वेश्चन आप सही निकाल सकते थे आउट ऑफ 150। तो टारगेट यहाँ पे उसके एवज में अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में, तो हमको थोड़ा ही कम ही करना है। 105 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। अगर आप इसमें 95 से 100 के अराउंड किसी भी स्कोर को टच करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड भी निकल जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, कई बार आंसर उसका चेंज हो जाता है मॉडिफाइड की में। मॉडिफाइड की आती नहीं है, वो बहुत बाद में आती है। तो 95 प्लस अगर आप पहुंच गए 105 का टारगेट रखते हुए, तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और आप तुरंत सेकंड स्टेज यानी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज से ही आपको टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आगे जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो आगे बनेंगे, मैं यही मार्क जो है आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं, ठीक है। 105 सही क्वेश्चन का टारगेट रखना है, और हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे आप, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले भी लोगों ने किया है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज एनालिसिस 2019 से 2023 तक की हमने यहाँ पर की है। 2018 का पेपर थोड़ा सा इजी साइड था और तब से ट्रेंड बदल गया, तब हमने उसको नहीं शामिल किया है। 2024 वाला भी आगे आपको बता दी जाएगा 17 मार्च के बाद। तो 2023 में आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे एंशियंट और मेडिवल से आए थे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के, 5 मेडिवल हिस्ट्री के, 11 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे इंटरनेशनल मूवमेंट या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के। फिर इकोनॉमी में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 11 और ब्रैकेट में 7 करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 क्वेश्चन आए थे जिसमें 4 स्टैटिक इकोनॉमी के थे और 7 करंट अफेयर संबंधित थे इकोनॉमी करंट अफेयर के। 4 इसमें भी जो आए थे, इसमें इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमी करंट दोनों क्वेश्चन शामिल थे। इकोनॉमी करंट इकोनॉमी स्टैटिक में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको आगे तक क्लैरिटी बनी रहे। इकोनॉमी स्टैटिक में इस तरीके के सवाल होते हैं जो लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं, और इकोनॉमी करंट अफेयर में इस तरीके के टॉपिक्स कवर होते हैं जो राइट साइड में दिखाए गए हैं। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे वाली जो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बजट से क्वेश्चंस जो है हर साल बदल जाएंगे, उसके आंसर भी बदल जाएंगे। जैसे बजट 2020-21 में पूछा गया सवाल था, कृषि की आय दोगुनी करने के संबंध में जो अनाउंसमेंट हुए थे उसके बारे में ये सवाल आया था। लेकिन अब ये सवाल रेलिवेंट नहीं, क्योंकि अब हमको कौन सा बजट पढ़ना है, हमको बजट पढ़ना है 2024-25 वाला। पुराना बजट नहीं स्टडी करना है, 2021-22 का नहीं पढ़ना है, 20-21 वाला अपना ही जरूरी है। हाँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ आई हो जो अभी तक रेलिवेंट है, वो होती है स्टैटिक। जैसे ये चीज़ें हैं, जैसे पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो मेथड है भारत में, वो कौन सा है, वो स्टैटिक है, वो नहीं बदला है। तो कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम कभी भी भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक फैक्ट। हाँ, इसमें अपडेट अगर आ जाए, मान लीजिए कोई नया मेथड जुड़ जाए, तो वो हो जाएगा इकोनॉमी करंट अफेयर। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इकोनॉमी स्टैटिक का मतलब है वो चीज़ें जो हम बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो डिफाइंड है अभी तक, जिसमें चेंज होने की संभावना नहीं होती है। जैसे जो कमेटी प्रीवियस बन चुकी है, अब ऐसा तो नहीं फिर से बनेगी। जैसे अलग कमेटी है, इसने पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पर किया था काम, तो ऐसा तो नहीं ये बदल जाएगी। इसके बाद में जो कुछ कमिटीज़ आई होंगी उन्होंने दूसरा रिक्वायरमेंट पर काम किया होगा। तेंदुलकर कमेटी हो गई, रंगराजन कमेटी हो गई, उनके अलग रोल्स और रिक्वायरमेंट्स थी, तो उस हिसाब से है। जैसे ये पुरानी स्कीम्स जो हैं, जैसे नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट है, नाबार्ड तो इस्टेब्लिश हो चुका 1982 में, इसमें जो कुछ अपडेट आएगा वो आपका इकोनॉमिक करंट अफेयर में आ जाएगा। तो इकोनॉमी की स्कीम्स हो गई, इकोनॉमी की जो डेफिनेशंस हो गई, बेसिक जो बैकग्राउंड हो गया पॉवर्टी की अवधारणाओं का, कोई बुक्स एंड ऑथर हैं इकोनॉमी से एसोसिएटेड, वो सब आ जाएगी इकोनॉमी स्टैटिक में। जो डेफिनेशंस होती हैं जैसे WPI हो गई, CPI हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हो गई, नेशनल इनकम क्या है, टैक्सेशन जो है, टैक्सेशंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, ये सब जो आ जाएंगे स्टैटिक में। और नेशनल इनकम के आंकड़े में अगर जो बदलाव होता है वो सब आ जाएगा इकोनॉमिक करंट अफेयर में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे TFR यहाँ पे पूछा था, NFHS 2015-16 में जो हुआ था उसके बारे में। अब तो खैर 2019-20 वाला आ चुका है और शायद जल्द ही हमको 2024-25 का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें कितनी TFR आंकी गई थी, 2.2। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि आप बताइए रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के लिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितनी होती है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी स्टैटिक, क्योंकि ये डिफाइंड है कि 2.1 ही होती है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी करंट अफेयर में क्या अंतर होता है। इसके बाद जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से 19 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन तक आ सकते हैं एक पेपर में, ठीक है। 22 क्वेश्चन इधर भी आए, इधर कम रह गए थे, 2020 में 11 सवाल आए थे। तो साइंस से भी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे खासे आते हैं, और आपके एग्जाम में जनरल साइंस ज़्यादा आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम आती है। जैसे UPSC जैसे पेपर्स होते हैं, हरियाणा PCS जैसे, BPSC जैसे, आजकल उसमें साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जबकि UP PCS में क्या होता है, जनरल साइंस ज़्यादा आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम आती है। साइंस टेक और जनरल साइंस में क्या बेसिक अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो जनरल साइंस आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे दिखाया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट साइड। जनरल साइंस में क्या है, बेसिक जो हम बुक्स में अपनी पढ़ते हुए चीज़ें आ रहे हैं वो हो जाती हैं जनरल साइंस की, जो बेसिक NCERT बुक्स से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक जो फिनोमिनन होते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आसमान नीला क्यों दिखता है, सूर्योदय के समय जो है लालिमा क्यों दिखती है, ये सब चीज़ें अवधारणाएं, रिफ्रैक्शन की अवधारणाएं, रिफ्लेक्शन की अवधारणाएं, जो मिराज बनता है वो किस कारण से बनता है, बेसिक जो केमिकल्स या जो चीज़ें हम लोग अपने डेली बेसिस पर यूज़ करते रहते हैं उसकी अवधारणाएं, ये सब जनरल साइंस होती हैं। जैसे हम बॉडी में पसीना आता है, बॉडी की वर्किंग हो गई, हमारे ग्लैंड्स हो गए, लीवर का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, एलॉय वगैरह, ये सब आ जाते हैं जनरल साइंस में। तो इमर्जिंग टेक होता है, जो नई नई चीज़ें उभर करके आ रही होती हैं, उसको हम लोग साइंस एंड टेक बोलते हैं। जैसे बायोफिल्म्स, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, AI हो गया, ChatGPT हो गया, ये सब होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स, वो आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नए सेटेलाइट जो लॉन्च होते रहते हैं वो साइंस टेक में आएंगे। सेटेलाइट का बेसिक जो डेफिनेशन होती है, सेटेलाइट की बेसिक वर्किंग, वो सब आ जाएगी आपकी जनरल साइंस में। जैसे आदित्य L1 अभी लॉन्च हुआ है,
ये सब किसमें आएगा, ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो साइंस टेक्नोलॉजी कवर कहाँ से होगी, जो हमारा करंट अफेयर है प्री स्पेशल वाला, उससे कवर होगी आपकी साइंस टेक। एक स्पेशल सेक्शन ही होता है उसमें साइंस टेक का, हर मंथ आप देखेंगे। और जनरल साइंस जो है हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से कवर होगा, और आप जो बेसिक कवर करेंगे उससे होगा। जो बेसिक हमने समरी दी है क्लास 6 से लेकर 12 तक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो समरी दी है, उससे आपकी जनरल साइंस कवर होगी। एनवायरमेंट इकोलॉजी से यहाँ पे 6 सवाल आते हैं, 6 से लेकर 8 से लेकर कई बार 13 भी सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। जहाँ पे साइंस कम आती है वो उस समय एनवायरमेंट ज़्यादा पूछी जाती है। जिस पेपर में एनवायरमेंट कम पूछी जाती है तो जनरल साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, इस तरीके से होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तभी बेसिक बुक यहाँ पे बताई गई, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, और मैप बेस्ड और करंट बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, 21 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इसमें हर बार देखने को मिलते हैं। इसके बाद यूपी जीके, यूपी करंट, पहले तो इसका वेटेज बहुत ही नगण्य रहता था, धीरे धीरे यूपीपीएससी ने वेटेज बढ़ाना शुरू किया। तो मेंस में भी यूपी जीके है, तो यूपी जीके हमको पढ़ना ही है। यूपी जीके की सिंगल पीडीएफ आपको देंगे, वो उसी से आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी करंट हर मंथ आता रहता है, उसको स्टडी करते रहिए। ये प्री में तो आपको दो तीन सवाल में हेल्प करेगा ही, 4 सवाल तक में, लेकिन मेन्स में भी इसका अहम रोल है। बाकी करंट अफेयर जो बच रहा है, ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 33 सवाल, 35 सवाल, 34 सवाल इस तरीके से आते हैं। अगर आप इसमें इकोनॉमी करंट अफेयर ऐड कर लें, ठीक है, अगर आप इसमें यूपी करंट अफेयर ऐड कर लें, कई बार सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर होते हैं, जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस थी उसमें रही, उसको कोई अवार्ड मिला तो उसको स्टैटिक पूछ लेते हैं। तो वैसे अगर आप देखें ओवरऑल करंट अफेयर के 40 तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सभी तरह के करंट अफेयर मिला के। नेशनल इंटरनेशनल हो गए, इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर हो गया, सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश बेस्ड करंट अफेयर बेस्ड न्यूज़ क्वेश्चन जो हैं, वो सब मिला करके 40 क्वेश्चन सर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें अगर, तो होते हैं। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा वेटेज है, तभी यहाँ पे डेली करंट अफेयर शुरुआत में आपको फर्स्ट स्टेज में करने को बताया है। सेकंड स्टेज में आप कम से कम पिछले 6 मंथ का प्री स्पेशल करंट अफेयर कवर कर लें, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। और लास्ट स्टेज में जो करंट अफेयर का टोटल रिवीजन और पापा पीडीएफ जो हम लोग देते हैं, उससे आपका सब कुछ ही करंट अफेयर कवर हो जाएगा, और आप करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सही कर पाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स भी काफ़ी हाई यील्ड होता है, लेकिन अभी इसको दिया नहीं गया है। ये डेटा कुछ इसमें अपडेट होगा, जुलाई का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग। जुलाई बाद अगस्त मंथ में आपको करीब ये पीडीएफ हम देंगे, क्योंकि इसमें डेटा कुछ अपडेट होता रहता है। मिसलेनियस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत कम पेजेस इसमें होते हैं और काफ़ी सारे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि कुछ डेटा यहाँ पे अपडेट होता है, और लास्ट मोमेंट चेंजेस करने के साथ ही हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। मिसलेनियस में हर साल अपडेट हम लोग देते हैं, पहले आपको पीडीएफ मिल जाती है, फिर उसमें जो भी अपडेट होते हैं एग्जाम से पहले हम दे देते हैं। बाकी पीडीएफ लिखी हुई है, समरी पीडीएफ आप शुरुआत करेंगे, कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ 6th वर्जन की पढ़ेंगे, स्पेशल पीडीएफ कुछ होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ, कमेटी की पीडीएफ, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये कुछ टॉपिक प्री मेंस के लिए जरूरी होते हैं, तो इसको तैयार करना चाहिए आपको। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, प्री में भी, जीएस पेपर 1 में भी इसका रोल है। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की किताब बेहद जरूरी है, प्री में तो है ही जरूरी, मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जीएस पेपर 2 के लिए कई सारे क्वेश्चन इससे जो है सॉल्व की जा सकते हैं डायरेक्टली, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना आपको जरूरी है। पहले ही पढ़ के रख लें, तो जब आप मेंस का हमारा कंटेंट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। फिर आंसर राइटिंग करिए तो एकदम पक्का हो जाता है जीएस2 के लिए, क्योंकि अभी हम प्री मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड बात कर रहे हैं, इस वजह से। अदरवाइज केवल प्रीलिम्स की बात करें तो कंपाइलेशन लिस्टिंग जो 6th वर्जन मिलेगी पॉलिटी की, वो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होती है। आर्ट कल्चर ज़्यादा इसका मेंस में ही रोल है, प्री में तो नहीं है। तो प्री में हम बहुत शॉर्ट में पीडीएफ देते हैं फैक्चुअल, उससे हो जाता है। बाकी मेंस में ज़्यादा जरूरी है। ज्योग्राफी प्री और जीएस पेपर 1 भी जरूरी होती है। जैसे अभी लास्ट जो पेपर हुआ उसमें क्या पूछा गया, उसमें अल नीनो का जो इम्पैक्ट है इंडिया में, वो पूछा गया, ठीक है। मतलब टेम्परेट साइक्लोन्स का क्या रोल है, वो पूछा गया था, सॉरी। फिर इन्वायरमेंट में बात करें तो प्री में तो है, जीएस3 पेपर में, मेंस में ये करंट अफेयर के फॉर्म में पूछा जाता है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर के फॉर्म में ये पूछा जाता है। साइंस प्री में है, जीएस3 मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा दी जाने वाली पीडीएफ को ही आपको पढ़ना है। प्री के लिए, मेंस के लिए सब कुछ करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ही आपको स्टडी करना है। वर्ष 2025 के लिए जो स्ट्रेटजी है सब्जेक्ट वाइज, इसको देख लेते हैं। बेसिक बुक्स की एक रीडिंग करनी है, ठीक है। बेसिक बुक अगर आपको समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, बिल्कुल ही बिगिनर है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पापा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एंशिएंट के लिए अलग है, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए। उसको बस एकदम आप हेडफोन लगा कर सुनिए, ठीक है। सुनने के बाद आप बुक उठाइए, तुरंत सब अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। इसके बाद रिवीजन के लिए कर सकते हैं एससीएस की समरी पीडीएफ, ठीक है। हिस्ट्री क्वेश्चंस बैंक यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं समरी पीडीएफ पढ़ने के बाद। बस इतना आपको करके रखना है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे बीपीएस स्टेज ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज, फिर सीएल बचेगा। सीएल का मतलब है कंपाइलेशन लिस्टिंग, जो 6th वर्जन की आपको मिलेगी थर्ड स्टेज में, वो आपकी प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होगी। अब इसमें जैसे सर ने लिखा है टाइम अगर कम है, अगर आपको लग रहा है कि आप 45 दिवस में पूरा स्टेज, फर्स्ट स्टेज नहीं पूरा कर सकते हैं, तो बेसिक बुक को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं हिस्ट्री में, लेकिन ये पापा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, समरी पीडीएफ हमारी जरूर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे बेसिक बुक भी आपको एक बार कर लेनी चाहिए,
एकदम बेसिक से आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई चलेगी, आगे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर जो भूगोल में एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 की बेसिक बुक आपको कंप्लीट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 9 से 12 होती है, लेकिन 6 से ही आप करिए, अभी समय है। अच्छा इसका उपयोग करिए और बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे, एकदम बच्चों वाली चीज़ों से शुरू करेंगे, आवर प्लैनेट और ये सब से। तो बेस एक बार अच्छा बन जाता है तो आप कठिन क्वेश्चंस को भी ईजिली अप्रोच करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब एक अप्रोच आपकी बन जाती है। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का बेसिक, ज्योग्राफी क्या है, इससे जब शुरुआत होती है क्लास 6 से, बेसिक बेसिक चीज़ों की, घास के मैदान क्या होते हैं, नदियाँ क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें जब शुरू होंगी और फिर जब फैक्चुअल पार्ट आएगा तो वो थोड़ा सा ईजी गो लगने लगता है। ठीक है, उसका यूज़ नहीं है, जैसे माउंटेन कैसे बना, ये सब चीज़ें अब नहीं पूछी जाती एग्जाम में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं यूज़ है जब आप टफ चीज़ें पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का क्या फॉर्मूला है? ज्योग्राफी का फॉर्मूला है बीपीएससीएल। बीपीएससीएल का मतलब बी फॉर बेसिक बुक, पी से पापा वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं। बेसिक बुक अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पापा वीडियो देखिए, क्लास वाइज पापा वीडियो बने हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। उसमें टेक्स्ट इंग्लिश माध्यम में दिखाया गया है, लेकिन सब कुछ आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया है। केवल समझ बनानी है, यहाँ पर लर्न नहीं करना है पापा वीडियो से, ना बेसिक बुक से आपको रटना है। आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझ बनानी है। शुरुआत के 45 दिवस फर्स्ट स्टेज में, रटने वाला काम, याद करने वाला काम वो सेकंड स्टेज से शुरू होगा। ठीक है, फिर समरी पीडीएफ यहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा और फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग आपको लास्ट स्टेज में मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा कंपाइलेशन लिस्टिंग पर फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए। ये बीपीएस जब आप पढ़ लेते हैं ना, कंपाइलेशन लिस्टिंग लास्ट स्टेज के लिए। जब आप मेंस का मटेरियल पढ़ने जाते हैं ना, तो बीपीएस जब आपका कवर होता है तो मेंस का मटेरियल आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। ठीक है, इस वजह से ये बीपीएससीएल दिया जाता है। राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत बुक हमने बताई। लक्ष्मीकांत बुक से आप चैप्टर्स की रीडिंग जरूर करिए। जो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताई शुरुआत में, जो पॉलिटी वाली चीज़ें हैं, बेसिक वाली, पार्लियामेंट की वर्किंग हो गई, पार्लियामेंट चैप्टर बहुत ज़रूरी है। फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा, ये सब। बाकी सब आपको तो मिलेगा कंपाइलेशन लिस्टिंग में, फैक्चुअल चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पूरी लिस्ट, और जो पार्ट्स वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट केसेस की लिस्ट, बेसिक जो अवधारणाएं होती हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट में अंतर हो गया, कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको जो है अपॉइंट करता है, ये सब चीज़ें, कौन किसको डिसमिस कर सकता है, जो टर्म्स जो है पूछे जाते हैं, पंचायती राज सिस्टम जो है, ये सब कवर कर लीजिएगा थोड़ा सा पॉलिटी में, जितना भी हो पाए। 80 चैप्टर कंप्लीट करना मैंडेटरी नहीं है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन जितना भी आपसे हो पाए आप करिए पॉलिटी में, बस यही आपका टारगेट है। पूरी बुक नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। पॉलिटी के लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समरी वहाँ पे दी गई है, अच्छे से समझाया गया है। जो समझने वाली चीज़ें हैं उसमें समझाया गया है, क्योंकि बुक काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज में है लक्ष्मीकांत जी की। तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की सहायता से जितने चैप्टर उसमें कराए गए हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इसे आप प्रैक्टिस करिए यहाँ पे। और थर्ड स्टेज में जो हमने बताया कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही आपको स्टडी करना है, उसी से रिवाइज करना है। फिर आपको दोबारा पॉलिटी अब की लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड स्टेज में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब साइंस के लिए आ जाते हैं। साइंस में जो है सारी एनसीईआरटी बुक कवर नहीं करनी है। एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक की जगह हमने क्या दिया है, समरी दे दी है क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या डेफिनेशंस हैं, बेसिकली बुक्स के स्क्रीनशॉट इसमें ज़्यादा लगाए गए हैं। तो समरी यहाँ पे साइंस की आप जरूर पढ़िए फर्स्ट स्टेज में, और फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग पर पूरी तरीके से आप रिलाई कर सकते हैं साइंस के लिए। एटलीस्ट सेकंड स्टेज तक साइंस की समरी जरूर पढ़ के रखिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही कवर होंगी साइंस की। ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एससीएस की समरी हमने दी है, टॉप 400 क्वेश्चन से हमें प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इसके बाद एग्जाम तक सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा। इकोनॉमी के लिए ये चारों बुक्स वैसे जरूरी हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, माइक्रो वाली नहीं। इनकी समरी हमने दे दी। बुक नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, आप समरी पढ़िए। क्लास 9 की जरूर रिकमेंडेड है कि आप कवर करें, क्योंकि इसमें पॉवर्टी वाली जो चीज़ें हैं वो दी हैं, वो पॉवर्टी सिलेबस में भी आपका दिया गया है प्रीलिम्स में। तो पॉवर्टी का बेसिक यहाँ पे जरूर क्लियर कर लीजिए। इसका पापा वीडियो बना हुआ है, चाहे तो उससे कवर कर लीजिए। क्लास 9 जरूर कंप्लीट करिए। 10th 11 12 नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। समरी हमने दी है इकोनॉमी की, उससे पढ़िए। समरी के अलावा बेसिक कंसेप्ट की एक पीडीएफ दी है हमने, जो बेसिक अवधारणाएं होती हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, टैक्सेशन, जो कुछ एक्ट हैं सोशल सिक्योरिटी के, उनका बेसिक्स हो गया। कुछ गवर्नमेंट स्कीम है इकोनॉमी में, जो 5 ईयर प्लान और जो इमर्जिंग ट्रेंड था इकोनॉमी का आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बाई, ये सब। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने पीडीएफ दी है, इससे आप तैयार करिए। कौन से बैंक कहाँ पे मेजर, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। बेस ईयर, अलग अलग इंडेक्स का कौन सा मतलब जो है किस ईयर में आया था। 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा भारांक किसका होता है, ये सब इससे कवर हो जाएगा। टॉप 200 इकोनॉमिक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हमने दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। यूनियन बजट, यूपी बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये सब जो लेटेस्ट आएगा जुलाई में, जुलाई के बाद आपको अगस्त तक या सितंबर तक दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेज में आप उसको पढ़िएगा। बाकी इकोनॉमिक कंपाइलेशन 6 वर्जन भी आएगी, उसको आप स्टडी करिए। इसमें कोई लिस्टिंग नहीं होती है, आई रिपीट, इकोनॉमी में कोई लिस्टिंग नहीं होती है। लिस्टिंग की जगह इसमें क्या होता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आपको दिया जाएगा जो जुलाई में आएगा।
करंट अफेयर के लिए ओवरऑल हम बता चुके हैं। डेली करंट अफेयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के लिए है और डेली अपडेट्स के लिए है। जीएस उसमें लिख करके आता है हर न्यूज़ में कि वो किस पेपर से एसोसिएटेड है, जीएस पेपर 3 से है, जीएस पेपर 2 से है, ये लिख करके देते हैं हम लोग। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनेगी और ये न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है, हम लोग कह सकते हैं। अगर आप कुछ भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट साइट नहीं फॉलो करते हैं, तो आप क्या करिए, डेली करंट अफेयर पर पूरी तरीके से रिलाई हो जाइए। आपको अलग से कुछ भी देखने की, अपडेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली करंट अफेयर का क्विज ग्रुप में प्रैक्टिस हम लोग कराना शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपका करीब 20 मार्च से हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। क्विज ग्रुप जो है 20 मार्च से लगभग आपका शुरू हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर के बारे में बताया। प्री स्पेशल प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रख करके बनाते हैं यूपी करंट, और ये जो मंथली करंट अफेयर होता है प्री स्पेशल वाला, इसको आपको तैयार करना है। मिसलेनियस में अभी तक का जो अपडेट है वो दे दिया गया है, इसको चाहे तो अभी वेट कर सकते हैं। मिसलेनियस आप लोग सेकंड स्टेज में पढ़ना शुरू करिएगा, तब तक कुछ जो भी जरूरी अपडेट होंगे वो आपके ग्रुप में दे दिए जाएंगे। यूपी स्पेशल के लिए यूपी स्टैटिक जीके आप लोग स्टडी करिए। यूपी के टॉप 100 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। जो भी अपडेट होगा वो एक बार मतलब जो भी अपडेट होगा इसमें वो दे दिया जाएगा। जैसे यूपी बजट जब आएगा, यूपी बजट वैसे आ चुका है, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको दी जाएगी। इसमें जो भी अपडेट होगा वो कर लीजिएगा। इससे यूपी करंट अफेयर लगातार हर महीने अपडेट करके आपको दिया जा रहा है। ये प्रायोरिटी वगैरह अभी छोड़ सकते हैं आप, ओवरबर्डन मत होइए, एक एक करके फॉलो करेंगे। फुट स्टेप छोटे छोटे और स्टडी फुट स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रायोरिटी वगैरह जो प्रीलिम्स के लिए है ये आपको थर्ड स्टेज में बताया जाएगा। अभी छोड़ दीजिए कि इससे कितने प्रश्न आते हैं, क्या टारगेट करना है, वो सब अभी बाद में बता दिया जाएगा। अभी इसको स्किप कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज किस तारीख को होगी ये दिया गया है। 15 मई से इसको शुरू करेंगे जब तक आपका बेसिक कवर हो चुका होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये बीपीएस से आएगा, बेसिक बुक पापा वीडियो और समरी से ये आपका टेस्ट बन करके आएगा। तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से टेस्ट होंगे। टोटल 35 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है, जिसमें 20 सेक्शन वाइज टेस्ट है, 15 फुल लेंथ आपके टेस्ट होंगे। तो ये प्रैक्टिस रिसोर्स काफ़ी रिच इन्फॉर्मेशन डेंस रिसोर्स होता है पेड क्विज के अलावा। टेस्ट टाइमिंग रात 8 बजे टेस्ट होंगे। तो पीडीएफ फॉर्म में आपके मटेरियल ग्रुप में टेस्ट क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और फिर आंसर किया जाती है उसमें, और जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन भी उसमें गिवन होता है। पेड ग्रुप में लगातार जो भी पिक्स आए, स्मॉल पीडीएफ आए, वॉइस मैसेज आए, एरर करेक्शन आए, डेटा अपडेट आए, वीडियो मैसेज आए, उसको ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। शुरू के जो है 30 दिन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। करंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेली करंट अफेयर से, ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12th की बुक्स हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, साइंस के लिए जो हमने समरी दी है वो हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जब आप खत्म कर रहे हो तो इंश्योर करिए कि 2 महीने की प्री स्पेशल करंट अफेयर और यूपी करंट अफेयर आप तैयार कर लें, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टारगेट हमने बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे 7 आवर्स लिखा है, इसको आप थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं। 5.5 आवर इसको रखिए। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी यहाँ पर मेंटेन रखिए। संडे कोई छुट्टी नहीं लेना है। संडे को अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना है या अपने आप को टाइम देना है, स्टडी आवर्स जो है घटा दीजिए 3-4 आवर्स, लेकिन तब भी रखिए। स्टडी में ब्रेक नहीं लेना है। यूपीपीएससी जो है, यूपीपीएससी की स्टडी जो है ये बिना ब्रेक वाली गाड़ी है। इसमें आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं। एक्सेलरेटर धीमा तेज कर सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं लेना है इसमें। ब्रेक जितना लेंगे उतना ही आप जो है कट ऑफ से पीछे जाते जाएंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। लंबे ब्रेक्स यहाँ पर स्टडी में बिल्कुल नहीं लेने हैं। बाकी नोट मेकिंग कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नोट मेकिंग बहुत शॉर्ट रखना है और पर्सनल ट्रिक्स डायग्राम जो भी आप अपने तरीके से उसको शॉर्ट कर सकें वैसे नोट्स बनाइएगा। कोई भी स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू जरूर यहाँ पे दे रहा हूँ। नोट मेकिंग के दौरान इंश्योर करें कि सब कुछ आपको नोट नहीं करना है। पूरा 16 पेज का डेली करंट अफेयर आता है, उसका 16 पेज में नोट नहीं बनेगा। नोट मेकिंग यहाँ पे करना है आपकी हेल्प करने के लिए, आपका काम बढ़ाने के लिए नहीं। नोट सब कुछ नहीं करना है। नोट मेकिंग करिए इस तरीके से कि आप उसकी जिस्ट या फिर जो मोस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है वो निकालें। शुरुआत में आपको समस्या होगी, आपको लगेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जब जैसे स्टडी में आगे बढ़ेंगे आप खुद ही स्मार्ट होंगे। ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, आप खुद इवॉल्व होते हैं लगातार आगे बढ़ते हुए। तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा नोट मेकिंग की ट्रिक मैं आगे आपको बताता रहूंगा। जो फैक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट टेबल फॉर्म में है उनको नोट नहीं करना है, पहले तो ये चीज़ है। ये नियम बांध लीजिए। जैसे कोई लिस्ट बनी हुई है, ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन है, और ये जिस कंट्री में माउंटेन पड़ते हैं वो लिस्ट है, या फिर कोई भी लिस्ट है। रिवर है और उसका जो ओरिजिन है उसकी लिस्ट है, या रिवर किस स्टेट में बहती है उस स्टेट की लिस्ट है। तो इनको आपको नोट नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो टैबुलर है इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के फॉर्म में आप तैयार करने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमेशा ही। टेबुलर चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, वो टाइम टेकिंग कम होता है, और आप जहाँ टेबल को नोट करने में, एक बार नोट करने में जितना समय लगाएंगे उतना ही मल्टीपल टाइम्स उसको 3-4 बार रिवाइज कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट फॉर्म के में होता है, उसको और शॉर्ट करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। उसको आप ऑनलाइन पढ़िए या उसका प्रिंट ले सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। अगर आप उससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ट्रिक बना सकते हैं तो भले ही बनाइए, ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं। मान लीजिए एमसीक्यू हमने दिए हैं, जो मंथली करंट अफेयर में एमसीक्यू होते हैं, उसको आप चाहें तो 1 लाइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं।
नोट्स बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और रेलिवेंट हों, पीवाईक्यू के अनुरूप हों। और इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे G20 है, G20 समिट हो चुकी है अब। भारत के पास की इसकी अध्यक्षता थी G20 की 2022-2023 की अवधि के लिए। समिट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको वैसे मिल जाएंगे हमारे नोट्स में, लेकिन आप चाहें तो खुद से नोट्स कर सकते हैं आगे याद करने के लिए। इस तरीके से नोट मेकिंग करिए जिसमें सेंटेंसेस ना लिखे हों। कोशिश करिए कि ऐसी नोट मेकिंग हो जिसमें सेंटेंसेस कम से कम हो और एरो वगैरह ज़्यादा हो, डायग्राम वगैरह ज़्यादा हो, जिसमें शेप का प्रयोग किया गया हो और हाइलाइटर का प्रयोग किया गया हो, डेफिनेशन ना हो। ठीक है, पैराग्राफ में आप ना लिखें। इस तरीके से नोट करिए। जैसे बेसिक बैकग्राउंड G20 का क्या है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको जिस्ट दिया, इसमें और भी आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। जैसे ये जो जगह छोटी है, इसका पूरा इस्तेमाल करना है। पूरा G20 का जो बैकग्राउंड है इसमें लिख डालिए। कब अस्तित्व में आया था, शुरुआत में कितने नेशंस इसके मेंबर थे, इसके लिए कोई समिट हुई थी, पहली समिट कहाँ पे हुई G20 की, मेंबर्स सबसे पहले वाले कौन थे, बाद में कौन से देश जुड़े, ये सब। G20 समिट इंडिया की अचीवमेंट, इंडियाज G20 अचीवमेंट। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही था, जैसे कि अमिताभ कांत जो कि थे, उन्होंने ये कहा था कि कंसेंसस तक पहुंचना, जॉइंट डिक्लेरेशन को रिलीज कर पाना रशिया यूक्रेन युद्ध के समय अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था जो कि निभाया गया। बाकी अचीवमेंट्स में आप सॉफ्टवेयर पावर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में लिख सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने देखा कि फ्रांस में जल्द ही यूपीआई लॉन्च होने वाला है, तो फ्रांस के साथ जो हमने डिजिटल कनेक्ट स्थापित किया है। और इंडिया के जो 6 एजेंडा थे उनके बारे में आप लिखिए यहाँ पे। जैसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको तो नोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी G20 के बारे में आगे मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो भारत के जो 6 एजेंडा थे, ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन लेड डेवलपमेंट मिशन लाइफ एक था, मल्टीलेटरलिज्म एक था, एक इंक्लूसिव ग्रोथ था। ठीक है, ये सब आपको लिखना चाहिए। इस तरीके से नोट मेकिंग की जानी है। पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। इंडिया प्रेसिडेंसी और समिट के बारे में कि महाउपनिषद से जो थीम था वो हमने लिया था, वसुधैव कुटुंबकम। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी थी समिट के दौरान, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसको मिल गई है, ठीक है, ब्राज़ील को मिल गई भारत से। भारत ने किसको हैंड ओवर किया, ब्राज़ील को। इसमें एक खास बात क्या है, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर हेडक्वार्टर नहीं होता G20 का। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वो वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर सेटअप करता है। G20 में जैसे कुछ ग्रुपिंग होती हैं, जैसे कुछ ग्रुपिंग है, उसी में से मेंबर जो है वो हेड करता है G20 को हर साल। तो वो ग्रुपिंग कौन कौन सी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से नोट मेकिंग की जानी है, जहाँ पर हम पेज में दी गई जगह का मैक्सिमम यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे और मेमोरी बेस्ड डायग्राम बनाएंगे। कुछ ऐसे अट्रैक्टिव डायग्राम बनाएंगे जिनको आसानी से जल्दी रिवाइज किया जा सके। ज्योग्राफी में अगर बात कर लें तो ज़्यादा मैपिंग बेस्ड सवाल आते नहीं हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में भी ज़्यादा यूज़ नहीं है मैपिंग का। मैपिंग आप यूज़ करिए अपनी मेमोरी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए। जैसे कई सारा फैक्चुअल डेटा आपको तैयार करना है, उसको तैयार करने के लिए आप मैप का यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि मैप के जो 1-2 सवाल आते भी हैं कई बार, वो तो कवर हो ही जाएंगे, आपका डेटा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। जैसे आयरन माइंस इन इंडिया, ये आप पढ़ रहे हैं कहीं, चाहे एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, चाहे हमारी समरी में स्टडी कर रहे हो, उसको मैप में बना लीजिए खुद से। इस तरीके के मैप आते हैं, मैं डिजिटल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके प्रिंट भी आते हैं, शायद 2 रुपये 3 रुपये का एक मिलता है। इसके 10-15 मैप आउटलाइन वाले लेके आ जाइए। इसमें राज्यों के नाम जिसमें ना लिखे हों, अगर लिखे भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से माइंस को मैप करिए। जैसे नोआमुंडी माइन जो है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये झारखंड में देखने को मिलेगी। बैलाडीला की माइन कहाँ देखने को मिलेगी। तो इससे राज्यों से मैं जब इसको मिलाऊंगा तो मुझे ज़्यादा याद रहेगा कि चाहे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सुंदरगढ़ की माइंस हमको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ओडिशा में ये। और फिर जो है मयूरभंज सुंदरगढ़ ओडिशा में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी भंडारा में, चंद्रगिरी में। और फिर अगर देखें बेलारी हॉस्पिट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। ठीक है, जबलपुर हो गया, सरगुजा हो गया, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। इस तरीके से मैपिंग बेस जब आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। और एक इसका दूसरा फ़ायदा यह भी है कि जब आप रिकॉल करने बैठेंगे तो पूरी लिस्ट देखने की जगह जब आप मैप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से अच्छी मेमोरी बन जाती है। तो आयरन ओर में हमने इस तरीके से मैप बना लिया। हम इसमें और भी तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर कोल माइंस के लिए बना सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। असम में जैसे माकुम मिल जाएगा आपको। लैंग्रीन कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इस स्टेट में। अब इस स्टेट को आप खुद से मेंशन करिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा। झारखंड में कर्णपुरा हो गया, झिलमिली हो गया, छत्तीसगढ़ में तलचर हो गया आपका, ओडिशा में तंदूर हो गया आपका, इधर तेलंगाना में। ठीक है, फिर काम्पटी मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, काम्पटी हो गया, वरोरा हो गया, वलरपुर हो गया, ये सब मिल जाएगा, ये माइंस कोल की महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमको अपनी मेमोरी बनानी है। जैसे नेवेली जो है मेनली लिग्नाइट के लिए फेमस है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, लिग्नाइट कोयले के लिए, ये कई बार आ भी चुका है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैप का उपयोग आप कर सकते हैं
वर्ल्ड मैप का भी कर सकते हैं, इंडिया का। मैंने इंडिया का मेथड बताया है, आप वर्ल्ड मैप में भी इस तरीके से मिनरल्स, माइंस को या फिर रिसोर्सेज को मैप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन को मैप कर सकते हैं। रिवर को मेरे हिसाब से करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोर्स वो चेंज होता रहता है। रिवर को भी एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिवर को आप डायरेक्टली मैप से देख सकते हैं। ज़्यादा मैंने बताया मैपिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं एक्चुअली। मैपिंग के जो क्वेश्चंस होते भी हैं वो फैक्चुअल डेटा सॉल्व हो जाते हैं। आप चीज़ों को याद करने के लिए इस तरीके के लिस्टिंग याद करने के लिए मैप का प्रयोग कर सकते हैं चाहें तो। आप समरी पढ़ रहे हो या फिर बेसिक बुक पढ़ रहे हो, इस तरीके की जहाँ पर भी आपको मौका मिले मार्क करने का, इस तरीके की मार्क करिए, इन्वॉल्व होइए स्टडी में, नोट मेकिंग करिए, मार्क करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जो मेथड आपको बेस्ट सूटेबल लगता है उसको आप फॉलो करिए, लेकिन लगातार आपको लगे रहना है स्टडी में, तभी ये जो स्ट्रैटेजी बताई गई है इतनी लंबी, ये इंप्लीमेंट हो पाएगी। बाकी सक्सेस मंत्र मैंने पहले ही बता दिया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को लगातार पढ़ना है, करंट अफेयर रिवाइज करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करना है, और इस तरीके से आपका प्री निकलेगा। और फिर मेंस के लिए हमारा आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी प्रैक्टिस वाला बैच ज्वाइन करके अपना पूरा जी जान से मेहनत कर सकते हैं प्री के बाद मेंस के लिए। वैसे प्री से पहले भी हमारी मेंस के आंसर राइटिंग बैचेस यहाँ पे शुरू होते रहते हैं, उसकी क्वेरी आप ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल ग्रुप लगातार चालू है 2025 के लिए, इसमें आप स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेज में स्टडी मटेरियल जरूर से जरूर तैयार करके रख लीजिएगा अगर आप वाकई प्री मेंस दोनों क्लियर करने के लिए सीरियस हैं। 9000 वाले ग्रुप में प्रीलिम्स का सब कुछ मिलेगा, मेंस का कमिटमेंट अलग है, उसके लिए मेंस का बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्री मेंस का जिन लोगों ने कंबाइंड ज्वाइन किया उनको प्री मेंस की अलग अलग स्ट्रैटेजी मिल गई होगी, मेंस वाले ग्रुप में आपको मेंस की स्ट्रैटेजी अलग से मिल गई होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आपको सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में प्री का पूरा स्टडी मटेरियल बेसिक बुक के अलावा, बेसिक तो फर्स्ट स्टेज में कवर करना है, बेसिक के अलावा आपको जो मटेरियल बच रहा है वो कवर करना है। सेकंड स्टेज में प्री के साथ मेंस का जितना भी स्टडी मटेरियल है, जीएस के 6 पेपर का प्लस हिंदी का प्लस ऐसे का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बना लेना है, 1-2 ऐसे आप लिख करके तैयार कर लें। उसमें हिंदी का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लें, हिंदी के जितने भी पीवाईक्यू हैं समान हिंदी के कम से कम 5 वर्षों के उसको देख लें। जीएस के 6 पेपर के तो उसके पीवाईक्यू देखिए आप। 5-6 का तो अभी आया है सिलेबस चेंज के बाद, जीएस 1 से लेकर 4 तक का 2018 के पैटर्न चेंज होने के बाद जितने पीवाईक्यू हैं वो एक बार एनालिसिस जरूर कर लें, तब आप थर्ड स्टेज में कॉन्फिडेंटली प्रीलिम्स के लिए जा सकते हैं और प्रीलिम्स के तुरंत बाद कट ऑफ क्लियर करते हुए मेंस में लग सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। अब देखिए पूरा जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया गया 90 मिनट के करीब, उसमें मैंने सब कुछ बताया आपको, लेकिन ये इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप डेली जो जितना समय बताया गया है वो उसको रिलीजियसली डिवोट कर रहे हैं टाइम कि नहीं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आप स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। पीवाईक्यू जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए क्या करिए कि पीवाईक्यू जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में सिर्फ एनालाइज करिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड स्टेज में पेपर वाइज देखिए कि कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन से टफ क्वेश्चन हैं, आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इतना पढ़ने के बाद। थर्ड स्टेज में टोटल पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पूरा आपको सॉल्व करना है जितना हमने दिया है। किसी पीवाईक्यू कंपाइलेशन को स्टडी करने की या फिर बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पीवाईक्यू कंपाइलेशन सफिशियंट है, उसी से आपको तैयार करना है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी हम हमेशा बनाते हैं, हमेशा ही वीडियो पब्लिक होता है, लेकिन वही मैंने बताया कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं क्या वो सारे लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं? नहीं। कौन लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं? जो स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के साथ उसको रिलीजियसली अगले 5-6 महीने 7 महीने फॉलो भी करते हैं। तो अगर आपको क्लियर करना है अपना एग्जाम प्रीलिम्स वाला, तो ये जो स्ट्रैटेजी बताई गई है इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, अपना पूरा एफर्ट डालना है, टाइम सैक्रिफाइस करना है, सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, दिल जान सब कुछ देना पड़ेगा, तब यहाँ पे कुछ जो आप अर्जित करना चाहते हैं अपने अभीष्ट को वो हासिल कर पाएंगे। आप जितना अपने लिए ट्रुथफुल हैं अपने गोल के लिए, उतना ही आप एफर्ट डालेंगे, ये सिंपल सीधी बात है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वीडियो यहाँ पे देख लीजिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला, उसमें आपको स्टडी मटेरियल के बारे में क्लियर हो जाएगा, अभी क्या क्या दिया गया है, आगे क्या क्या दिया जा सकता है, वो सेकंड वीडियो में सर ने बताया, उसको देखिए ध्यान से। वो लास्ट ग्रुप का वीडियो है, लेकिन इस ग्रुप के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि स्टडी मटेरियल सेम है दोनों में। उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो डाउट कहाँ पूछना, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं वो लोग डिस्कशन ग्रुप में पूछेंगे अपने, और जो लोग फुल पेड ग्रुप में नहीं है, ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, वो अपना कोई भी स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड डाउट यहाँ पे भेजेंगे इस गिवन नंबर पर। ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरी। लेकिन यहाँ पर क्वेरी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी और आपको थोड़ा सा वेट इसमें करना पड़ सकता है। 24 आवर के भीतर आपको रिप्लाई यहाँ पे मिल सकता है, तुरंत रिप्लाई यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। हालांकि आप डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में हैं तो आपको दिन के समय में रियल टाइम में रिप्लाई देने की हमारी टीम पूरी कोशिश कर सकती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 6 आवर का होता है, यानी कि अगर आपने डाउट पूछा तो विद इन 6 आवर्स आपको डिस्कशन ग्रुप में जवाब मिल जाता है।
बेसिक बुक जो रीड करनी है वो हमने ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे दी है, ठीक है। जो बुक रीड करनी है वो आपको ग्रुप में दे दी है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की न्यू एनसीईआरटी बुक, ज्योग्राफी के लिए, इतिहास के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो जरूरी है, जैसे आर एस शर्मा की बुक है मध्यकालीन, सतीश चंद्रा की मॉडर्न बिपिन चंद्रा, इसकी एक रीडिंग खाली रिकमेंडेड है, ध्यान रखिएगा। नॉवल के तरीके रीड करिए, सारे फैक्ट यहाँ पर रिटेन करने की जरूरत नहीं है, समरी पीडीएफ से आपको रीड करना है। सेकंड स्टेज में जब आप मेंस का कंटेंट पढ़ रहे होंगे सब कुछ वहाँ पे रिकॉल होगा, और जब आप पेड क्विज कर रहे होंगे तो जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में वो रिकॉल होगा। थर्ड स्टेज में आपको टोटल कंटेंट मिल ही जाएगा, लिस्टिंग कंपाइलेशन बिल्कुल अपडेटेड प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें रिटेन करनी है, तैयार करनी है, वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, आपको एक रीडिंग यहाँ पर अच्छे से करना है। बाकी जब लाइव डिस्कशन होगा तो रीडिंग प्रैक्टिस के बारे में, रीडिंग की अप्रोचेस के बारे में या बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आप तब तक पढ़ना यहाँ पे शुरू कर दीजिए डेली 5 घंटे के हिसाब से, जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है। कोई भी कंफ्यूजन हो स्ट्रैटेजी वीडियो के उस हिस्से पे पहुंच जाइए जहाँ पे आपने कंफ्यूजन देखी है। मान लीजिए नहीं पता चल रहा है कि इस बुक से क्या पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा पीछे करके इसको देख सकते हैं। बाकी ये लास्ट वाली चीज़ है, ये लास्ट स्टेज में आपको बताएंगे, थर्ड स्टेज में, कि किसको क्या प्रायोरिटी देनी है। अभी बेसिक के हिसाब से, फर्स्ट स्टेज के हिसाब से आप लोग पढ़ना यहाँ पे शुरू कर लीजिए।